अध्याय 131 विदाई 18 जोड़। ओह, तो परिणाम क्या हुआ? मिनोस ने जिज्ञासा से पूछा। फिर बटलर ने उन सैनिकों के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया जिन्होंने उस स्थान पर घुसपैठ की थी। ठीक है, सबसे पहले हमें उस परिवार के बारे में पता चला जिसका उस स्थान पर संप्रभुता है। ये स्टोक्स परिवार है जो क्रॉमवेल साम्राज्य की एक महान शक्ति है, लेकिन उस क्षेत्र में यह वहाँ के बड़े परिवारों जितना प्रमुख नहीं है। एक साधारण तुलना करने के लिए इस समूह की औसत शक्ति गिल के बराबर होनी चाहिए। परिवार हमारे ब्राउन साम्राज्य का। डिलियन एक पल के लिए रुके, चाय पी और बोलना जारी रखा। हमने जो खोजा है उसके अनुसार इस परिवार के अधिकार क्षेत्र में एक अन्य क्षेत्र भी है जो क्रॉमवेल साम्राज्य के उत्तरी तट पर है, जहां उनका मुख्यालय है। जहां तक पानी के शहर की बात है, इस स्थान का प्रबंधन इसके अधीनस्थों द्वारा किया जाता है, स्टोक्स परिवार। मैं देख रहा हूं। तो ये कुछ आध्यात्मिक राजाओं के साथ एक ताकत होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हम इस बार खुलकर कार्य नहीं कर सकते। मिनोस ने विचारशील भाव में अपने चेहरे पर मालिश करते हुए कहा। डिलियन फिर मुस्कुराए और अपनी योजना बताए। लेकिन मुझे लगता है कि हम अभी भी इस जगह से कुछ हासिल कर सकते हैं। कुलीन परिवार केवल इस बात की परवाह करते हैं कि वह अपने डोमेन से कितने क्रिस्टल ले सकते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम उस परिवार को कुछ राशि का भुगतान करते हैं तो हम बेरोजगार आबादी को प्राप्त कर सकते हैं उस जगह से बाहर। बटलर कई दिनों से इस मुद्दे पर विचार कर रहा था और उसने निष्कर्ष निकाला कि इस समस्या को लड़ाई से नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रिस्टल से हल किया जा सकता है। आखिरकार वे अभी भी आध्यात्मिक राजाओं के साथ परिवारों से लड़ने में सक्षम होने से बहुत दूर थे। इस प्रकार सैनिकों ने जो रिपोर्ट की थी उस पर विचार करते हुए डिलियन ने उस स्थान के साथ एक समझौते पर पहुंचने का एक तरीका सोचा था। वह जानता था कि वहां के लोगों को प्रति व्यक्ति 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल का वार्षिक कर देना पड़ता है, लेकिन बेरोजगार आबादी ने इस कर का भुगतान करने के अलावा जल शहर के लिए कोई अन्य आय उत्पन्न नहीं की। ऐसा होने पर डिलियन का मानना था कि यदि ब्लैक प्लेन उस शहर को छोड़ने वाले प्रत्येक खाली व्यक्ति के लिए एक निश्चित राशि का भुगतान करता है तो वहां का संप्रभु परिवार इसे सहर्ष स्वीकार कर सकता है। ओह, ये वास्तव में एक अच्छा विचार प्रतीत होता है। यह अच्छा है, चलो इसे अभी ऐसे ही छोड़ दें, और जब हमारा कार्यबल हमारी मांग की आपूर्ति नहीं करने के करीब होगा तो मैं इससे निपटने के लिए उस स्थान की यात्रा करूंगा। ये कहने के बाद मिनोस ने डिलियन को अलविदा कहा और खूबसूरत रूथ के साथ अपने कमरे में चला गया। वे अभी अभी ड्राई सिटी में आए थे, इसलिए उन दोनों को कुछ देर आराम करने की ज़रूरत थी। उन्हें अभी भी सोने और नियमित रूप से खाने की ज़रूरत थी क्योंकि उनका स्तर अभी भी बहुत कम था। 50 के स्तर तक पहुंचने के बाद ही ये ज़रूरतें और अधिक कम होने लगेंगी। इसका संबंध उनके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की मात्रा से भी था। उस स्तर से कृषकों को खेती के लिए मध्यम श्रेणी के क्रिस्टल का उपयोग शुरू करना पड़ा क्योंकि आध्यात्मिक राजाओं और आध्यात्मिक जनरलों के बीच आध्यात्मिक ऊर्जा में एक बड़ा अंतर था। परिणामस्वरूप निम्न श्रेणी के क्रिस्टल से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा अब खेती के लिए पर्याप्त नहीं होगी। उच्च श्रेणी के क्रिस्टल के उपयोग की आवश्यकता होगी। जहां तक केवल कृषकों के मांसल शरीर की बात है, आध्यात्मिक साधना के उपयोग के बिना इस चरण में वे पहले से ही 5वें चरण में साधना करने वाले लोगों के समान मजबूत होंगे। इस कारण से कृषक अंततः कम सोने में सक्षम हो गए और यहां तक कि बिना खाए भी लंबे समय तक रह सके। बेशक अधिकांश लोगों ने नियमित रूप से खाना और सोना जारी रखा क्योंकि ये ऐसी गतिविधियां थीं जिनका अधिकांश लोगों ने आनंद लिया। हालांकि रूथ और मिनोस जैसी लंबी यात्राओं के बाद भी ऐसा करने की आवश्यकता अब उतनी अधिक नहीं थी। जल्द ही दोनों ने एक लंबा गर्म स्नान किया और एक साथ सोने चले गए। ... कुछ घंटे सोने के बाद दोनों युवक जाग गए थे और अभी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। बड़े कंबल से ढके होने के बावजूद रूथ ने केवल अपना अंडरवियर पहना हुआ था जबकि मिनोस ने केवल छोटी शॉर्ट्स पहनी थी। जब वे जागे तो दोनों ने थोड़ी देर तक चुंबन किया जब तक कि अंततः मिनोस ने नहीं पूछा, आप यहाँ कितने दिन रहेंगे? मुझे लगता है कि मैं परसों चली जाऊंगी, अन्यथा मैं संप्रदाय द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर नहीं पहुंच पाऊंगी, उसने धीमी आवाज में कहा और अपने होठों को मिनोस के कान के पास ले गई। ये सुनकर और यह महसूस करते हुए कि युवती क्या करने लगी है, मिनोस ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर हम वह बचा हुआ समय बर्बाद नहीं कर सकते। उसके बाद वे एक दूसरे के साथ खेलने लगे और एक दूसरे को चूमने लगे और एक दूसरे के संवेदनशील अंगों को छूने लगे। युवा महिला के सुंदर शरीर का आनंद लेते हुए मिनोस ने जल्द ही अपने शरीर को ढकने वाले कंबल को फेंक दिया। पतली कमर, बड़े नितंब और भरे हुए स्तनों के साथ वह निश्चित रूप से परिपूर्ण थी। दोनों ने चुंबन किया जबकि एक ने दूसरे द्वारा पहने हुए कपड़ों के बचे हुए टुकड़े उतार दिए, कभी कभी एक दूसरे के संवेदनशील बिंदुओं के साथ खेलते हुए। और जल्द ही रूथ की गुलाबी दरार उजागर हो गई जो पहले से ही गीली थी और उसके प्यार के तरल पदार्थ से चमक रही थी। फिर मिनोस ने धीरे से अपने युवा साथी को घुमाया, अपनी छोटी बहन को उसके चेहरे के ठीक सामने रखा जबकि उसकी छड़ी रूथ के लिए छोड़ दी गई थी।
टिल्ड। इसके तुरंत बाद रूथ कामुकता से कराहने लगी, उसे अपने पूरे शरीर पर अनैच्छिक ऐंठन महसूस होने लगी। मिनोस को पहले से ही पता था कि लड़की के शरीर को सर्वोत्तम स्थिति में लाने के लिए क्या करना है, इसे और भी अधिक संवेदनशील और गर्म बनाना है। यहाँ तक कि जब उसने अभी अभी उसके छेद को चूमना शुरू ही किया था, तब भी रूथ मुश्किल से अपनी आवाज़ रोक सकी। और जबकि उसे मिनोस की जीभ और उंगलियों द्वारा दिए गए स्वर्गीय आनंद का एहसास हुआ, रूथ स्थिर नहीं रही और जल्द ही युवक की छड़ी को मुंह में लेने का अच्छा काम करने लगी। घूंट घूंट विशिष्ट ध्वनियां तब सुनी गईं जब रूथ ने मिनोस की छड़ी को तेजी से निगलना शुरू कर दिया, जिससे युवा स्टुअर्ट का लगभग आधा हिस्सा उसके मुंह में आ गया। और भले ही वह इसकी तह तक नहीं पहुंची थी, लेकिन उसके साथी की छड़ी धीरे धीरे उसके गले में गहराई तक जा रही थी। मम्मम टिल्ड। उसी समय जब वह खुशी से मिनोस की छड़ी को चूस रही थी, रूथ ने अपने साथी की गेंदों की मालिश की। उसी समय उसका शरीर गर्म हो रहा था। वे एक दूसरे को खुश करने में बेहतर से बेहतर होते जा रहे थे, इस हद तक कि कुछ ही मिनटों के बाद दोनों पहले ही अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुके थे। धार टिल्ड। रूथ के प्यार का रस मिनोस के चेहरे पर डाला गया, जबकि उसी समय युवा लड़की ने युवा स्टुअर्ट की छड़ी द्वारा छोड़ी गई हर बूंद को निगल लिया। एक दूसरे का स्वाद चखने के बाद देर नहीं लगी और दोनों जानवरों की तरह सेक्स करने लगे। इधर उधर से तरह तरह की आवाजें निकलने लगीं। पा पा ममम टिल्ड तेज टिल्ड। कमरे में मांस की आवाजें आ रही थीं, जबकि मिनोस की छड़ी बार बार रूथ की गुफा को छेदती थी और दोनों के तरल पदार्थ धारियां बनाते हुए उनके अभी भी जुड़े हुए शरीरों पर जासूसी कर रहे थे। रूथ की उत्तेजित छोटी बहन अब अधिक देर तक टिक नहीं सकी और जल्द ही और सिकुड़ने लगी, अपने साथी के अंग की मालिश करने लगी और अधिक चिकनाई वाले तरल पदार्थ छोड़ने लगी। वह और अधिक की कामना करती थी, भले ही उसे पहले से ही कई ऑर्गास्म मिल चुके हों। ऐसा एहसास था कि रूथ लंबे समय तक इसके बिना रह सकती थी, इसलिए उसकी छोटी बहन आज और भी अधिक संवेदनशील लग रही थी। पा पा इसके बाद मिनोस ने कामुक युवती को इस कमरे की एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया, उसके स्तनों को एक हाथ से पकड़ लिया और युवती के पैरों के बीच में गुलाबी मोती की मालिश की। ऐसा करते समय उसने अपनी छड़ी रूथ के शरारती छेद में डाल दी, जिससे युवा महिला बहुत ऊंचे स्वर में कराहने लगी, जबकि उसके कठोर निपल्स ऊपर और नीचे गिर गए। टिल्ड, अगर तुम इसे इस तरह से करोगे टिल्ड, तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी टिल्ड, उसने तेजी से सांस लेते हुए कहा, जितना हो सके शरीर के सुख को महसूस किया। नवंबर एप्सिलॉन एल नेक्स्ट कॉम। ओह टिल्ड। समय बीतता गया और जल्द ही रात क्षितिज से दूर होने लगी जब दोनों युवक अभी भी एक दूसरे के साथ जंगली सेक्स कर रहे थे। दोनों गर्मी में दो जानवरों की तरह लग रहे थे, जो मुश्किल से एक दूसरे के करीब खड़े हो सकते थे। तरल पदार्थ की तीखी गंध युवा स्टुअर्ट के कमरे में फैल गई, जबकि दोनों ने धीरे धीरे अपनी गतिविधि धीमी कर दी। वे पूरी तरह से पसीने से लथपथ थे, जैसे कि वे लगातार इतने लंबे समय तक ऐसा करने की अत्यधिक थकान के कारण तेजी से सांस लेते हुए सोना में रुके हों। उनके शरीर पर कई लाल निशान थे और जब दोनों सो गए तब भी उनके तरल पदार्थ एक दूसरे के निजी अंगों में देखे जा सकते थे। एक जंगली सेक्स सत्र के बाद झपकी लेना वाकई अच्छा था। ... वैसे भी पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए और अधिकांश समय कमरे में बिताने के बाद आखिरकार रूथ के लिए फ्लेमिंग एम्पायर में अपने संप्रदाय में लौटने का समय आ गया। कई घंटों के शारीरिक सुख के साथ मिनोस को अलविदा कहने के बाद दिन ढलते ही वह ड्राई सिटी से चली गई थी। उसके बाद वह तेजी से अपने विशाल गरुड़ के साथ अपने संप्रदाय की ओर वापस चली गई। अध्याय 132 आध्यात्मिक जनरल। रूथ के जाने के बाद मिनोस तुरंत स्थानिक साम्राज्य में चला गया, जो उसने कई हफ्तों तक नहीं किया था। एक निजी स्थान पर पहुंचने के तुरंत बाद उसने अपनी अंगूठी सक्रिय कर दी और उसे झील के किनारे बड़े घर के पास एक जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया गया। जब मिनोस ने महसूस किया कि उसके चारों ओर दृश्य बदल रहे हैं, तो मिनोस ने तुरंत झील के पास एक कोने में 5 पूंछों वाली 2 मीटर ऊंची एक बड़ी लोमड़ी को देखा, जबकि 2 पूंछों वाली एक छोटी लोमड़ी एक पत्थर से खेलते हुए इधर उधर भाग रही थी। ये माँ बेटी की जोड़ी थी, जिन्होंने काफी समय से मिनोस को नहीं देखा था। और जब उसने देखा कि कोई इस जगह पर आ रहा है, तो काइला तुरंत अपनी जानवरों की भाषा में आवाज निकालते हुए मिनोस की ओर भागी। ओ ओ ओ उसके 2 नुकीले दांत तेजी से घूम रहे थे, जबकि छोटी लोमड़ी मिनोस के पैरों पर कूदकर उसके कंधे तक चढ़ गई। ऐसा करते हुए उसने जल्द ही खुशी की आवाज निकालते हुए सक्रिय रूप से अपनी 2 छोटी पूंछों को लहराते हुए युवक के दाहिने गाल को चाटना शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों में काइला बहुत नीरस थी, क्योंकि यहाँ करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वहाँ उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था और वह इस बीच पहले ही पूरी जगह दौड़ चुकी थी। इसलिए मिनोस को इस स्थान पर आते देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। अपनी ओर देखो, ये बड़ा होता जा रहा है, मिनोस ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा और छोटी लोमड़ी को गोद में लिया और उसके छोटे सिर की मालिश की। उसी समय एमलिन उठकर मिनोस के स्थान पर आई और बोली, ओह, आखिरकार आप वापस आ गए। मुझे लगा कि आप इस जगह के बारे में भूल गए हैं। मिनोस ने फिर सिर हिलाया और अपने सामने बड़ी लोमड़ी की ओर देखते हुए कहा, मैं यात्रा कर रहा था और मैं यहाँ नहीं आ सका।
लेकिन अब मैं अपने शहर में वापस आ गया हूँ। वैसे तुमने उस दवा का क्या किया जो मैंने यहाँ भेजी थी? मैंने इसे जमीन पर रखने की कोशिश की, लेकिन सौभाग्य से ये जगह जीवंत है और पौधों को सावधानीपूर्वक देखभाल की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आप वह दवा खो देते। फिर वो हंसते हुए बोली, आप भाग्यशाली थे, जब आपका पौधा यहाँ दिखाई दिया तो नन्ही काइला ने उसे लगभग खा ही लिया था। मिनोस ने फिर छोटी लोमड़ी को दोनों हाथों से उठाया, उसे आंख के स्तर पर छोड़ा और फिर पूछा, ओह ये सही है। लेकिन नन्ही काइला इंसानों की भाषा नहीं समझ पाती थी। उसने बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों में एक खुशी दिखाई। ओ। उसके बाद मिनोस बस हंसे और फिर उसे नीचे रख दिया। उसका इरादा एमलिन से इस बारे में बात करने का था कि उसे उस संगठन के बारे में क्या पता चला है जिसने पहले लोमड़ी जोड़े का अपहरण किया था। मिनोस ने एक व्यक्ति को उस प्रतीक चिन्ह वाले कपड़ों में देखा था जिसका वर्णन एमलिन ने क्रॉमवेल साम्राज्य में किया था। साथ ही रूथ ने उसे बताया था कि वह समूह किस साम्राज्य से आया था। इसके साथ भले ही वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका, इस बिंदु पर वह अभी भी महानमा लोमड़ी को अपडेट करना चाहता था। ... समय बीतता गया और एमलिन के साथ कुछ देर बात करने के बाद मिनोस अंततः खेती के लिए तैयार हो गया। वह पहले से ही चौथे चरण में साधना की सीमा पर था, इसलिए वह आगे बढ़ने के लिए तैयार था। इसमें अधिक समय नहीं लगा और वह इस स्थान पर मौजूद झील के सामने ध्यान मुद्रा में बैठ गया। मिनोस ने पहले ही अपने लगभग सारे कपड़े उतार दिए थे, वह केवल छोटे शॉर्ट्स में था। आखिरकार चरणों की प्रगति ने कृषकों के शरीर से कई अशुद्धियां समाप्त कर दीं। इसी कारण से मिनोस यथासंभव कम कपड़े पहनना चाहता था। उन्होंने जल्द ही अपनी साधना तकनीक सोलर गॉड ब्रीथ को प्रसारित करना शुरू कर दिया। साथ ही महसूस किया कि स्थानिक साम्राज्य की सूर्य की किरणें उनके शरीर तक पहुंच रही हैं, जिससे उनकी साधना की गति और बढ़ गई है। जहां वह था वहां फर्श पर कुछ मात्रा में निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल बिखरे हुए थे, जो चमक रहे थे और धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रहे थे। क्रिस्टल का उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका था और उच्च आध्यात्मिक एकाग्रता वाले क्षेत्र में ऐसा करने से खेती और भी बेहतर हो गई। यह ऐसा था मानो पर्यावरण की प्राकृतिक आध्यात्मिक सघनता इन क्रिस्टलों की आध्यात्मिक शक्ति को उन लोगों की ओर दबा रही थी जो खेती कर रहे थे। उसके कारण स्पेटियल साम्राज्य जैसे क्षेत्रों में आध्यात्मिक क्रिस्टल की खेती और भी बेहतर थी, जो प्रकृति में मुक्त आध्यात्मिक ऊर्जा से बहुत संतृप्त थी। वैसे भी मिनोस ने उन क्रिस्टलों की ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करना शुरू कर दिया, जबकि उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे बदलने लगीं। यह कोई छोटा या तेज बदलाव नहीं था। जब वह अगले कदम के लिए आगे बढ़ रहा था, तब भौतिक शरीर में धीरे धीरे बदलाव आया, जिससे कोशिकाओं में मौजूद प्राकृतिक ऊर्जा में सुधार हुआ, विषाक्त पदार्थों को हटाया गया और जीवन शक्ति को बढ़ावा मिला। ऐसा लगता था जैसे इस समय युवा मिनोस के शरीर को कई समस्याओं, त्रुटियों, निशानों, उम्र बढ़ने आदि से ठीक किया जा रहा था। यह एक चरण से दूसरे चरण तक होने वाली आध्यात्मिक सफाई का प्रभाव था। समय बीतता गया और युवा स्टुअर्ट के शरीर ने पहले ही कई विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल दिया था, जो अब उसके चारों ओर बिखरे हुए थे। मिनोस के शरीर से काफी मात्रा में काला चिपचिपा पदार्थ लगातार निकलते देखा जा सकता है। गंध इतनी तेज थी कि सैकड़ों मीटर दूर मौजूद 2 लोमड़ियां भी इसे सूंघ सकती थीं। कितनी भयानक गंध है, एमलिन ने सोचा, जबकि उसके चेहरे पर घृणित भाव थे। आध्यात्मिक जानवरों के लिए इसमें मनुष्यों के समान आध्यात्मिक सफाई भी थी। फिर भी इसके विषाक्त पदार्थ मात्रा में बहुत कम थे। इसके अलावा आध्यात्मिक जानवर आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ मनुष्यों की तुलना में अधिक अनुकूल थे, इसलिए उनके द्वारा खाई जाने वाली दवाओं के प्रति उनकी अस्वीकृति और भी कम थी। इस कारण से इसने अपनी प्रगति के दौरान बहुत कम मात्रा में अशुद्धियां जारी नहीं कीं। यही कारण है कि मिनोस के साथ जो कुछ हो रहा था उससे एमलिन को घृणा थी। नन्ही काइला भी घृणित लग रही थी, क्योंकि वह अपनी थूथन को अपनी मां के शरीर में छिपाने की कोशिश कर रही थी। दरार। कुछ ही समय बाद मिनोस की आध्यात्मिक ऊर्जा अंततः 40 के स्तर की शुरुआत तक पहुंच गई, जिससे उसके शरीर से एक कर्कश ध्वनि निकलने लगी। आंखें खोलते समय मिनोस ने तुरंत अपने शरीर में सभी परिवर्तनों को महसूस किया और महसूस किया कि उसकी तकनीकें भी बढ़ गई थीं, इस प्रगति के बाद और भी मजबूत हो गई थीं। लेकिन तुरंत उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और सीधे बड़े घर में चला गया ताकि वह अपने शरीर से बदबू निकाल सके। इस बार आध्यात्मिक सफाई पहले की तुलना में अधिक गहरी हो गई थी, इसलिए उसके शरीर से अधिक अशुद्धियां बाहर निकल गई थीं। और जैसे ही उसने खुद को साफ किया, मिनोस उस कमरे में एक दर्पण के सामने रुक गया जहां वह दाखिल हुआ था और फिर उसकी शक्ल देखने के लिए रुक गया। उसमें बहुत सुधार हुआ था और अब वह पहले से कहीं अधिक सुंदर दिखता था। उसके पूरे शरीर में कई स्पष्ट मांसपेशियां थीं, ऐसी मांसपेशियों के बारे में उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसके पास। अविश्वसनीय। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस स्तर पर मौजूद अधिकांश युवा अधिक चमकदार दिखते हैं। मिनोस ने शानदार मुस्कान के साथ इसके बारे में सोचा। रूथ का शरीर पहले से ही लगभग संपूर्ण था। मिनोस ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि उच्च स्तर पर वह कैसी दिखेगी। हाँ, मैं इस विचार को अभी के लिए किनारे रख रहा हूँ।
वैसे भी उसका स्वरूप समग्र रूप से विकसित हो गया था और अब वह अंततः स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। यह एक इच्छा थी जो 5वें चरण से नीचे के सभी लोगों की थी, क्योंकि यह उनके जीवन को बहुत आसान बना सकता था। इसका उपयोग जीवित प्राणियों की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इससे आसपास के वातावरण की जांच करने, खेती के दौरान अवशोषित ऊर्जा की मात्रा बढ़ाने, अपनी और दुश्मनों की तकनीकों को बेहतर ढंग से समझने आदि में भी मदद मिलती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक टूर्नामेंट में मिनोस के अधिकांश विरोधियों को उसकी लड़ाई देखने से ही पता चल गया था कि उसकी तकनीकें कैसे काम करती हैं। बेशक यह इन तकनीकों से प्रभावित होने जैसा नहीं था, लेकिन उनके लिए ये जानना पर्याप्त था कि, उदाहरण के लिए, काले घेरे से घिरे क्षेत्र में प्रवेश करते समय उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा अवशोषित हो जाएगी। तो ये लड़ाई में बहुत उपयोगी क्षमता थी। पहली बार अपने परिवेश को महसूस करने के बाद मिनोस ने कपड़े का एक टुकड़ा पहना और फिर अपनी आध्यात्मिक तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए घर छोड़ दिया। वह आज एक नई तकनीक भी सीखेंगे जो मूवमेंट में माहिर होगी। ये वह तकनीक थी जिसकी इस समय मिनोस के पास कमी थी, क्योंकि उसके पास इस प्रकार की कोई तकनीक नहीं थी, और इसी वजह से वह उस आध्यात्मिक टूर्नामेंट के फाइनल में युवा ट्रॉय को हरा नहीं पाया था। युवा ट्रॉय के पास उत्कृष्ट मूविंग तकनीक थी जिसने उसे मिनोस के कई हमलों से बचने की अनुमति दी, लेकिन वह केवल इसलिए काम कर गया क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास अभी तक ऐसी तकनीक नहीं थी। अन्यथा उसके लिए मिनोस से टाई खींच पाना असंभव होता। वैसे भी ऐसा करने से पहले उसने तुरंत 2 लोमड़ियों की ताकत की जांच की और पाया कि वे पहले से ही 49 और 12 के स्तर पर थे। ओह, जैसी कि मुझे उम्मीद थी, जब मैं उससे मिला तो वह सामान्य आध्यात्मिक स्तर के चरम पर थी। अध्याय 133 सुधार। 2 लोमड़ियों के पास से गुजरने के बाद मिनोस लेक हाउस के सामने खुले मैदान में गया और फिर अपनी स्थानिक अंगूठी से एक सुनहरा स्क्रॉल लिया। यही वह तकनीक थी जिसे उन्होंने साधना के इस चरण में सीखने के लिए चुना था, जिसे उन्होंने हासिल कर लिया था। इस तकनीक को एक्सप्लोसिव स्टेप्स गोल्डन ग्रेड 6 चरण कहा जाता था। तकनीक का पहला चरण उपयोगकर्ता को 50 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंचा सकता है, जो अंतिम चरण में 1600 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है। ये औसत उड़ान गति को 3 गुना तक बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए उपयोगकर्ता पहले ही आध्यात्मिक सम्राट के स्तर तक पहुंच चुका होगा, क्योंकि यह किसी के उड़ान भरने के लिए न्यूनतम स्तर था। इसके अलावा इस तकनीक के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं थी। जब तक उपयोगकर्ता आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति जारी रख सकता है, वह लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है, यहाँ तक कि पैदल भी। माउंट्स, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने पैरों से मैं कुछ ही दिनों में दुनिया भर में घूम सकता हूँ। इसे पढ़ते समय मिनोस लगभग उस पर हंसना चाहते थे जिसने ऐसी तकनीक को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन यह वास्तव में बहुत प्रभावी थी। आखिरकार उच्च स्तरीय आध्यात्मिक जानवर इस दुनिया में पर्वतों में नहीं बदलेंगे। इसलिए भले ही कोई उच्च स्तर पर हो, छठे चरण का माउंट होना पहले से ही अधिकतम माना जा सकता है। इसके अलावा इन जानवरों को पहले से ही विशेषज्ञ के रूप में देखा जाता था, यहाँ तक कि केंद्रीय महाद्वीप की मानव सेनाओं में भी। नोबल नेक्स्ट कॉम। आखिरकार भले ही इस महाद्वीप के मनुष्यों की ओर से कोई विशेष पूर्वाग्रह था, फिर भी इस जगह की ताकतें ऐसे जानवरों को पर्वत समझकर बर्बाद करने की मूर्खतापूर्ण नहीं थीं। सामान्य तौर पर जिन शक्तियों के पास छठे चरण से ऊपर के जानवर थे, उन्होंने उन्हें संरक्षक के रूप में आवंटित किया। कुछ मामलों में वे कुछ स्थानों पर शासन भी कर सकते थे। वैसे भी यदि कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को संभवतः कमजोर जानवरों की गति के साथ तालमेल बिठाना होगा या अपने रास्ते पर स्वयं चलना होगा। परिणामस्वरूप मिनोस द्वारा चुनी गई ये तकनीक उसे बहुत दिलचस्प लगी। मिनोस ने जल्द ही तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया, जबकि कभी कभी स्थानिक साम्राज्य के आसपास दौड़ते थे। वह तकनीक को सक्रिय करते हुए और अचानक अपनी गति बढ़ाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ दौड़ा। ये देखने में एक अजीब छवि बना रहा था, इतना कि दोनों लोमड़ियां आसपास थीं, मिनोस के लगातार गिरने पर हंस रही थीं। आखिरकार इस तरह के क्रूर गति परिवर्तन का आदी होना काफी चुनौतीपूर्ण था। इस तकनीक से पहले वह मुश्किल से इस नई तकनीक की तुलना में आधी गति से चल पाता था। इसलिए तकनीक की मूल बातें सीखने के दौरान मिनोस कई बार गिरे थे, कभी कभी उस स्थान के फर्श पर कई मीटर तक लुढ़कते थे। नन्ही काइला ने फर्श पर लुढ़कते हुए अपनी माँ से टिप्पणी की। एमलिन ने फिर हंसते हुए कहा, वह जानबूझकर खुद को फर्श पर नहीं गिरा रहा है। ऐसा करने के बाद जब तक वह 10 किलोमीटर के निशान तक नहीं पहुंच गया, मिनोस अंततः आखिरी बार तकनीक को सक्रिय करने के बाद रुक गया। ये वास्तव में एक त्वरित तकनीक थी। आपको एक अंदाजा देने के लिए, युवा ट्रॉय द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक को सिल्वर ग्रेड के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन इससे उनकी गति केवल 40 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गई। और यद्यपि अंतर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मिनोस की तकनीक केवल पहले चरण में थी। इसलिए अपनी नई तकनीक के अभ्यस्त होने के बाद युवा स्टुअर्ट ने कुछ देर आराम किया और फिर अपनी पुरानी तकनीकों पर प्रशिक्षण शुरू किया।
वह यह महसूस करना चाहता था कि ऊपर चढ़ने के बाद उसमें कितना बदलाव आया है। मिनोस ने अपनी सहायता तकनीक से शुरुआत की जब उसने अचानक अपनी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया और उसे सक्रिय कर दिया। भक्षण कला। इसके साथ ही धीरे धीरे सीमा का विस्तार करते हुए विशिष्ट काली अंगूठी मिनोस के शरीर से आकाश की ओर उठी। इसके अंदर का काला कोहरा और भी अधिक सघन था और उत्सर्जित शोर अधिक ध्यान देने योग्य था। अंगूठी उस सरणी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए तेजी से मिनोस से 100 मीटर दूर तक पहुंच गई, जिसे युवक ने पहले स्थापित किया था। हम रूपांतरण कारक अवशोषित ऊर्जा के 30% तक बढ़ गया है। उन्होंने अपने साथ जश्न मनाया। इस रूपांतरण कारक में प्रत्येक वृद्धि का मतलब था कि वह युद्ध में अपनी तकनीकों का और भी अधिक उपयोग कर सकता था। इससे वह अपनी युद्ध दक्षता को बढ़ाते हुए अपनी ऊर्जा भी कम खर्च कर सका। उसके बाद मिनोस ने अपनी आक्रमण तकनीक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। इसे एक्टिवेट करने पर उससे 80 मीटर के आसपास की जगह अचानक ऐसी जम गई मानो समय रुक गया हो। ऐसा करते हुए उसे हवा में खड़ी कई पत्तियों के दृश्य का आनंद लेने में कुछ समय लगा। यदि उसकी तकनीक की प्रतिबंधात्मक विशेषता बढ़ जाती है तो इसका मतलब है कि वह और भी अधिक दुश्मनों को प्रभावित कर सकता है और ब्रेकआउट को होने से रोकने की भी अधिक संभावना है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि आक्रमण और रक्षात्मक दोनों तकनीकें एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई हैं जिसमें वह स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं कि इसके प्रभावों का उपयोग कौन करेगा। वह अपनी तकनीक को अपने सहयोगियों से आध्यात्मिक ऊर्जा चुराने से रोक सकता था और उसके साथी स्थानिक तलवार के संयम से प्रभावित नहीं होते थे। लेकिन उसे लगा कि वह ये चीज़ें केवल अगले चरण में ही कर सकता है जब वह 50 के स्तर तक पहुंच जाएगा। लेकिन वह बहुत दूर था, इसलिए मिनोस ने उस विचार को एक तरफ रख दिया था। मिनोस ने अपनी रक्षात्मक तकनीक का भी प्रशिक्षण लिया, लेकिन यही वह तकनीक थी जिसमें थोड़ा सा सुधार दिखा। इसने उस प्रतिरोध को और बढ़ा दिया था जो इसे सक्रिय करने पर उपयोगकर्ता के शरीर को प्राप्त होता था, लेकिन यह अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था जहां युवा स्टुअर्ट इसका उपयोग हमला करने के लिए कर सके। नहीं, ये कुछ ऐसा था जिसे हासिल करने के लिए उसे अभी भी प्रयास करना होगा। उसके बाद वह अपने कठिन प्रशिक्षण सत्र से आराम करते हुए 2 लोमड़ियों के साथ बैठ गया। एमिलिन, तुम्हें छठे चरण तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मिनोस ने नन्ही काइला को अपने हाथों में पकड़ते हुए उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है 2 महीने से भी कम समय में। आध्यात्मिक जानवरों की साधना गति उत्कृष्ट थी क्योंकि वे आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ अधिक अनुकूल थे। 9 पूंछ वाली लोमड़ियां लगभग उतनी ही तेजी से खेती करती हैं जितनी तेजी से सिल्वर प्रतिभाशाली मनुष्य करते हैं जो सिल्वर ग्रेड खेती तकनीकों का उपयोग करते हैं। लेकिन ये सभी पशु जातियों पर लागू नहीं होता। 9 पूंछ वाली लोमड़ियों को बहुत अच्छी तरह से वर्गीकृत किया गया था और यही कारण है कि उनकी खेती की गति इतनी अच्छी थी। लेकिन भले ही उनमें आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए अधिक योग्यता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ये जानवर सामान्य तौर पर मनुष्यों से अधिक मजबूत थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अरबों साल पहले, जब ये दुनिया अभी भी नई थी और कोई स्थापित खेती प्रणाली नहीं थी, खेती करने वाले पहले मनुष्यों में से एक ने पहली खेती तकनीक बनाने में कामयाबी हासिल की थी। इससे पहले मनुष्य तकनीक के बिना खेती करते थे, लेकिन ये हजारों गुना अधिक कठिन था क्योंकि इस प्रकार की गतिविधि के लिए मानवता की प्राकृतिक योग्यता अच्छी नहीं थी। बढ़ती योग्यता में ये थे मनुष्य, आध्यात्मिक जानवर और कल्पित बौने। कल्पित बौनों में जन्मजात क्षमताएं थीं, आध्यात्मिक जानवरों के पास राक्षसी शारीरिक शक्तियां थीं और उनमें से कुछ के पास अद्वितीय कौशल भी थे। दूसरी ओर, जहां तक मनुष्यों की बात है, वे खेती करने में सबसे कम कुशल थे। हालांकि इस दुनिया की 3 मुख्य जातियों के बीच संपर्क होने से पहले पहली मानव तकनीकें केंद्रीय महाद्वीप पर लंबे समय से प्रसारित हो रही थीं। इसने मानवता को अस्तित्व में बने रहने की अनुमति दी, भले ही उसमें अपने साथी बौनों और जानवरों जितनी योग्यता न हो। वैसे भी मानवता ने खेती की तकनीकें बनाकर इस समस्या से निपटा है। पहले वाले को वाइट ग्रेड के रूप में वर्गीकृत किया गया था और अनगिनत वर्षों के दौरान ये तकनीकें बेहतर से बेहतर होती जा रही थीं। मानवता के पहले भगवान हेनरिकस लोंगस के साथ चरम पर पहुंच गईं। वैसे भी इस सारे प्रयास ने इस दुनिया की 3 प्रमुख नस्लों के बीच मौजूद जबरदस्त प्रारंभिक अंतर को पूरा कर दिया था। लेकिन फिर भी जानवरों और कल्पित बौनों को स्वाभाविक रूप से आसमान से अधिक आशीर्वाद मिलता है और उन्हें इंसानों जितना तेज होने के लिए तकनीकों की भी आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी लोमड़ियों से बात करने में समय बिताने के बाद मिनोस ने छोटी काइला से वादा करते हुए स्थानिक साम्राज्य छोड़ दिया कि वह उसके दोस्त को यहाँ लाएगा। छोटी लोमड़ी ने युवा एलिसन से दोस्ती कर ली थी, इसलिए वह उस युवा लड़की के साथ खेलने से चूक गई। एमिलिन ने अपनी बेटी के लिए हर चीज़ का अनुवाद किया था ताकि वह समझ सके कि उसने क्या कहा था। अब जब मैंने अपना स्तर बढ़ा लिया है तो मुझे कुछ नौकरशाही मुद्दों से निपटने के बारे में चिंता करनी होगी। मिनोस ने अपने कार्यालय की ओर चलते हुए इसके बारे में सोचा। उसके हाथ में अच्छी मात्रा में क्रिस्टल थे, इसलिए वह ड्राई सिटी के लिए कुछ परियोजनाएं शुरू करना चाहता था। क्रॉमवेल साम्राज्य की इस यात्रा में उन्होंने कई चीज़ें देखी जिन्हें वे यहाँ लाना चाहते थे। उनका इरादा एक खेती टॉवर और एक युद्ध क्षेत्र बनाने का था।
इसके साथ मिनोस ने लड़ाई को उत्तेजित करने के साथ साथ अपने नागरिकों की गति बढ़ाने की भी उम्मीद की। लड़ाइयों से खेती की गति में भी सुधार हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं भी होता तो भी कृषक अपनी अपनी तकनीकों की समझ में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ मिनोस अखाड़े के सर्वश्रेष्ठ सेनानियों को पुरस्कृत करेगा, जिससे ये लोग शहर के मैदान में होने वाली लड़ाइयों की सराहना करना और उनमें भाग लेना सीखेंगे। उनके पास शहर के लिए अन्य योजनाएं भी थीं, लेकिन इन अन्य चीज़ों के लिए अभी भी समय और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। इसलिए इस समय वह केवल इन 2 परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, जब तक कि वह इस स्थान के लिए और अधिक नहीं कर पाता। और कुछ चीज़ें जो मिनोस जल्द से जल्द करना चाहते थे, उनमें से एक शहर में कीमियागरों की संख्या में वृद्धि करना था। उनमें से केवल 2 ही थे, और उनमें से 2 हाल ही में मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। ड्राई सिटी में अभी भी कोई अरे मास्टर या लोहार नहीं था। इसे यथाशीघ्र हल करने की आवश्यकता थी, क्योंकि यह स्थान पहले से ही इतना बड़ा था कि ऐसा कुछ नहीं था। अध्याय 134। एक अवसर। अपने कार्यालय में पहुंचने और दिन के मामलों का विश्लेषण शुरू करने के बाद मिनोस को जल्द ही सचिव मिया से एक संक्षिप्त रिपोर्ट मिली। युवा मास्टर, मेरे पास शहर की दीवार के निर्माण के बारे में नवीनतम जानकारी है। ओह, ये कैसा चल रहा है? मिनोस ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने क्रॉमवेल साम्राज्य के लिए रवाना होने से कुछ समय पहले ड्राई सिटी के चारों ओर इस दीवार के निर्माण को अधिकृत किया था। ये दीवार अवांछित आगंतुकों से कुछ रहस्यों को बचाने और छिपाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करती थी। इसे लगभग 15 मीटर ऊंचा और 6 मीटर चौड़ा डिज़ाइन किया गया था, जो पूरे शहर का चक्कर लगाएगा। इस दीवार की योजना शहर के एक आंतरिक क्षेत्र को छोड़ने की भी थी, जिसमें 500,000 लोग रह सकते थे। इसलिए इस कार्य के साथ मिनोस ने अगले कुछ वर्षों तक अपने क्षेत्र की रक्षा करने की योजना बनाई, जबकि यह स्थान अभी तक पर्याप्त मजबूत नहीं था। और भले ही ड्राई सिटी में आने वाले लोगों की बहुत अधिक आवाजाही नहीं थी, जो कि प्रति वर्ष 5,000 से कम आगंतुक थे, मिनोस अभी भी कुछ सावधानियां बरतना चाहते थे। शहर बहुत तेजी से विकसित हुआ था और उन लोगों का भी ध्यान आकर्षित कर सकता था जिन्हें इन क्षेत्रों में आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके साथ ही दीवार ने शहर के नए स्वरूप को छिपाने का काम किया। आखिरकार छोटे शहरों में इस तरह की दीवारें होना कोई असामान्य बात नहीं थी। इस तरह किसी को भी यह अजीब नहीं लगेगा अगर मिनोस ने मौके पर ही ऐसा करने का फैसला किया। चूंकि वह इस क्षेत्र में रहने के लिए आया था, इसलिए ये केवल कुछ समय के लिए इस स्थान का प्रबंधन करने के लिए आने वाला व्यक्ति नहीं था। नोवेल नेक्स्ट, सी ओमाइक्रॉन एम। और जहां तक संस्कृति क्षेत्रों का सवाल है, जब तक कोई शहर की परिधि के काफ़ी करीब नहीं पहुंच जाता, वे इसे दूर से नहीं देख पाएंगे। जब तक निस्संदेह कोई आध्यात्मिक उड़ने वाले जानवर पर सवार होकर नहीं आया, जैसा कि युवा रूथ और उसके महान उकाब के मामले में हुआ था। लेकिन जहां तक उसकी बात है, मिनोस कुछ नहीं कर सका। हालांकि सौभाग्य से अधिकांश आध्यात्मिक जानवर उड़ने वाले प्रकार के नहीं थे। बहरहाल मिया काम की प्रगति के बारे में बात करती रहीं। दीवार पहले ही लगभग 50% पूरी हो चुकी है और अगले 2 महीनों में पूरी हो जानी चाहिए। दीवार का पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा सबसे पहले बनाया गया था, क्योंकि ब्राउन साम्राज्य से आने और जाने वाले लोगों की आवाजाही क्रॉमवेल साम्राज्य से आने और जाने वाले यात्रियों की आवाजाही से अधिक है और लहरों का साम्राज्य। यह अच्छा है, मिनोस ने संतुष्ट होकर कहा। हालांकि काम में उनकी अपेक्षा से अधिक समय लग रहा था, ये पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं था। और निर्माण की इतनी गति इतनी बुरी नहीं थी। ठीक है, विषय को बदलते हुए मैं शहर के मध्य क्षेत्र में 2 सार्वजनिक भवनों के निर्माण का आयोजन करना चाहता हूँ। एक खेती टॉवर होगा और दूसरा एक बड़ा मैदान होगा, जिसमें लोगों के देखने के लिए कम से कम 30,000 सीटें होंगी। जगड़े, मैं चाहता हूं कि आप नैश परिवार और कोहेन परिवार स्टो के साथ इसकी व्यवस्था करें। वे कल्टीवेशन टॉवर और क्षेत्र को डिज़ाइन करने के लिए सही पेशेवरों को ढूंढने में हमारी मदद कर सकते हैं। ड्राई सिटी ऐसी इमारतों का निर्माण नहीं कर सका, क्योंकि इन स्थलों को प्रोजेक्ट करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। आखिरकार इन इमारतों को किसानों के हमलों, संघर्षों और प्रशिक्षण के लिए तैयार रहना था। इसलिए यदि ये सामान्य इमारतें होतीं, तो ये संरचनाएं कुछ संघर्षों के बाद विरोध नहीं करतीं। उन्हें डिज़ाइन करने के लिए सनी मास्टर्स, लोहार और डिज़ाइन को भवन की योजना में भाग लेने की आवश्यकता होती है। पहले ने सरणियां प्रदान की, जिससे साधना कक्षों की आध्यात्मिक सघनता में वृद्धि हुई। कुछ संरचनाओं की रक्षा हुई, जिससे स्थान की आवश्यक वस्तुओं की कार्यक्षमता की अनुमति मिली। लोहारों के लिए उन्होंने उच्च शक्ति वाली वस्तुओं का उत्पादन किया, जो इमारत की क्षति के खिलाफ सुरक्षा बढ़ा सकते थे। अंततः डिज़ाइन आध्यात्मिक दुनिया के इंजीनियरों की तरह थे। उन्होंने सरनी मास्टरों और लोहारों की वस्तुओं को सर्वोत्तम संभव तरीके से संयोजित किया, खेती टावरों जैसी अनूठी इमारतों को डिज़ाइन किया। लेकिन ब्लैक प्लेन में इनमें से कोई भी पेशेवर नहीं था, इसलिए मिनोस चाहता था कि मिया उसके संपर्कों का उपयोग करके इस परियोजना को आगे बढ़ा सके। फिर मिया ने चेहरे पर मुस्कान के साथ जवाब दिया, ठीक है युवा मास्टर, मैं जल्द से जल्द ये करना शुरू कर दूंगा।
जबकि मिनोस स्टोन द्वीप पर ब्लैक प्लेन के मामलों को निपटा रहे थे, एक नया माल पहले ही आ चुका था जो युवा स्टुअर्ट की भूमि से आ रहा था। इस बार व्यापारी एलेन नैश ने ब्लैक प्लेन पर लगाए गए भोजन को स्टोन द्वीप के कई अलग अलग शहरों में बेचने का फैसला किया था। यह एक उपाय था जो उसने खुद को मिलने वाले ध्यान को कम करने के लिए उठाया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार मिनोस के आइटम बेचने के बाद कई परिवार एलेन द्वारा किए गए व्यवसाय की मात्रा से सतर्क थे। इसके साथ वह अपने प्रस्ताव को कई अलग अलग शहरों में साझा करना चाहती थी ताकि ये परिवार सोचें कि यह अद्वितीय भाग्य का एक झटका था। यदि वह पहले की तरह केवल एक ही शहर में अपना व्यवसाय कर रही हो तो उसके व्यवसाय के बारे में पता लगाना आसान होगा। हालांकि यदि उसके व्यवसाय कई अलग अलग स्थानों में विभाजित होते तो वे शक्तियां उस पर इतना ध्यान नहीं देती, कम से कम थोड़े समय में। और इसलिए मिनोस के आइटम अब पोर्टलैंड शहर सहित स्टोन द्वीप के लगभग 30 शहरों में बेचे जा रहे थे। पोर्टलैंड शहर के नागरिक बंदरगाह में हाल ही में एक जहाज समुद्री शहर से आए कई यात्रियों को छोड़कर इस स्थान पर आया था। अपना काम खत्म करने के बाद उस जहाज के चालक दल को पोर्टलैंड शहर में एक दिन का आराम मिलेगा जब तक कि वे अंततः समुद्री शहर में वापस नहीं लौट आते। उसी समय रसोइये की पोशाक पहने एक अच्छी दिखने वाली युवती ने अचानक अपना एप्रन उतार दिया और इस शहर में टहलने के लिए नाव से निकल गई। ये देखकर क्रू में से एक साथी जहां थी वहां से उछल पड़ी और बोली जैसे उसने लोक्रेन आध्यात्मिक क्रिस्टल वाला एक बैग दिया हो, अरे वैंडी, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो हमारे लिए कुछ फल खरीद कर लाएं। हम, ये ठीक है, उसने उत्तर दिया। ये वैंडी थी, एक महिला जिससे मिनोस को स्टोन आइलैंड की यात्रा के दौरान मुलाकात हुई थी। वह मैरीटाइम सिटी ट्रैवल कंपनी में रसोइया थी। वैसे भी वैंडी कुछ समय के लिए पोर्टलैंड के खूबसूरत शहर में घूमती रही जब तक कि उसे अंततः अपने साथी यात्रियों के लिए खरीदारी करने के लिए एक उत्कृष्ट बाजार नहीं मिल गया। शहर में घूमने में समय बिताने के बाद आखिरकार वह एक स्थानीय व्यक्ति के सामने रुकी। हम, नैश फैमिली मार्केट, आइए देखें कि क्या मुझे यहाँ कुछ अच्छा मिल सकता है। वह उस स्थान में दाखिल हुई और इमारत के चारों ओर कुछ देर घूमने के बाद उसे अंततः अच्छे फल मिले। जहां वह रुकी थी उस हिस्से में सेब, अंगूर और आम थे। हर एक उत्कृष्ट लग रहा था, इस हद तक कि वैंडी को उन्हें देखकर और उनसे निकलने वाली खुशबू को सूंघकर थोड़ी भूख भी लग गई। ये फल बहुत अच्छे लगते हैं, कीमत भी कम है, वह गहरी आवाज में बुदबुदाया। थोड़ी देर बाद आखिरकार उसने एक परिचारक से कुछ फल तोलने के लिए कहा। युवक फिर मुस्कुराया और बोला, हाँ, आप भाग्यशाली हैं मिस, ये वस्तुएं अभी अभी यहाँ पहुंची हैं, अन्यथा आप उन्हें इस कीमत पर लंबे समय तक नहीं पाएंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह कहाँ से आता है? मैंने ऐसा और इस कीमत पर कभी कुछ नहीं देखा है, उसने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे अपने पर्यवेक्षक से बात करने दीजिए। ये कहने के बाद युवक इमारत के दूसरी तरफ चला गया, जबकि वैंडी एक सेब खाते हुए इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने सेब का पहला टुकड़ा काटा, वह चौंक गई। इसमें इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे हो सकती है? क्या यह उच्च आध्यात्मिक एकाग्रता वाला फल है? उसने आश्चर्यचकित दृष्टि से स्वयं से पूछा। युवा वैंडी इस गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों को नहीं जानती थी क्योंकि यह उसके लिए महंगा था, लेकिन यह नोटिस करना मुश्किल था कि वह जो सेब खा रही थी उसमें कितनी ऊर्जा थी। क्या उन्हें कीमत गलत लगी? जब वह इसके बारे में सोच रही थी, एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया, जबकि युवा परिचारक को दूसरे ग्राहक की देखभाल के लिए भेजा गया था। यह इस नैश परिवार स्टोर का पर्यवेक्षक था। उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे इन मिनोस वस्तुओं की उत्पत्ति के बारे में तब तक न कहें जब तक कि ग्राहक कमजोर और कम प्रतिभाशाली न हो, और किसी व्यक्ति के साधना स्तर को देखकर उसकी प्रतिभा का अच्छा अंदाजा लगाना कठिन नहीं था। उदाहरण के लिए 20 से 30 के दशक में, जैसा कि वैंडी के मामले में, यदि उसके पास काली प्रतिभा थी तो उसे पहले से ही खेती के कम से कम चौथे चरण में होना चाहिए, भले ही उसने ब्लू ग्रेड तकनीक का उपयोग किया हो। लेकिन अगर वह इससे नीचे थी, और वैंडी के मामले में भी ऐसा ही था, तो इसका मतलब यह था कि संभवतः उसके पास ब्लैक की तुलना में कम प्रतिभा थी और शायद उसका किसी बड़े परिवार से कोई संपर्क नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने वैंडी को देखा, बूढ़े व्यक्ति ने लड़की की ताकत की जांच की और फिर कहा, युवा लड़की, क्या तुम जानना चाहती हो कि ये वस्तुएं कहाँ से आईं? ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि यह ड्राई सिटी से आता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कहा। फिर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। मैंने सुना है कि ये उत्पाद उस शहर में और भी सस्ते थे। क्या? वह जवाब सुनकर वैंडी बिल्कुल हैरान रह गई। आखिर वह उस जगह की हकीकत जानती थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने सोचा। वह इसके बारे में सोच ही रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। कुछ महीने पहले एक युवा ग्राहक ने उनसे एक अजीब टिप्पणी की थी जिसका कोई मतलब नहीं था। क्या वह इसी बारे में बात कर रहा था? उसने जिज्ञासावश स्वयं से पूछा। यदि यह सच होता तो यह निश्चित रूप से ड्राई सिटी में रहने लायक होता।
आखिरकार इतने अच्छे भोजन से भले ही उसकी प्रतिभा कम हो, उसकी खेती की गति निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ जाएगी। जब हम महाद्वीप वापस आएंगे तो मैं देखूंगा कि क्या मैं इसे सत्यापित कर सकता हूँ। अध्याय 135 संप्रदाय पर वापस। एक महीना जल्दी ही बीत गया जब युवा रूथ अंततः ज्वलंत साम्राज्य में वापस आ गई। जब वह क्लाउड सिटी के बगल में शहर के एक हिस्से में ग्रे क्लाउड संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर उड़ रही थी तो वह अपने ईगल पर थी। यह एक विशाल स्थान था, मानो यह कोई बड़ा पड़ोस हो, लेकिन इसके चारों ओर कई पेड़ और कई अलग अलग खेत थे। ग्रे क्लाउड संप्रदाय के मुख्यालय के पास जमीन का एक बड़ा टुकड़ा था जो वर्तमान ड्राई सिटी के आकार का कम से कम 6 गुना था। लेकिन वह केवल संप्रदाय की मुख्य इमारतें थीं, जहां अधिकांश निम्न श्रेणी के शिष्य और बुजुर्ग रहते थे। वहां कुछ छोटे गांव भी थे जहां ऊंचे ऊंचे घर और हवेलियां मौजूद थीं, जो संप्रदाय से कुछ हद तक दूर थीं। ये वे स्थान थे जहां इस शक्ति के सबसे मजबूत लोग रहते थे और जहां रूथ जैसे कुछ केंद्रीय शिष्यों को रहने का अवसर मिला था। और निस्संदेह इन शिष्यों के लिए एक विशेष वाउचर था। आखिरकार वे अभी भी इस संप्रदाय के नेताओं के साथ समान रूप से रहने से बहुत दूर थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुजुर्गों के गांवों में रहने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम आध्यात्मिक सम्राट चरण में होना पड़ता है। वैसे भी थोड़ी देर के बाद रूथ संप्रदाय के प्रवेश द्वार से गुजरी और तुरंत मिशन हॉल में अपनी पहचान बनाई, जहां उसे अपनी वापसी और अपने मिशन की पूर्ति के बारे में सूचित करना था। आखिरकार यह एक विशाल जगह थी और ऐसा करने से पहले उसके लिए अपने मालिक से बात करना पर्याप्त नहीं होगा। शिष्यों के प्रवेश और निकास पर सख्त नियंत्रण था, इसलिए उन सभी को संप्रदाय के विशिष्ट हॉलों में से एक को सूचित करना पड़ता था। रूथ के मामले में चूंकि उसे एक मिशन दिया गया था, इसलिए मिशन हॉल में ही उसे अपना परिचय देना था। ऐसा करने के बाद वह तुरंत उस गांव की ओर चली गई जहां उसका मालिक रहता था और रिपोर्ट करने के लिए कि क्या हुआ था। वैसे भी वह जल्दी से संप्रदाय के मध्य क्षेत्र को छोड़कर, जहां उसने प्रदर्शन किया था, छोड़ दिया और उस स्थान के पश्चिम की ओर एक छोटे से गांव में चली गई। कुछ मिनट चलने के बाद वह अंततः इस निवास के बगल में एक सुंदर बगीचे और कई फूलों वाले एक बड़े घर के सामने पहुंची। ये युवा स्टुअर्ट की मां मैसी कोलमैन का घर था। जगह में प्रवेश करने पर रूथ को एहसास हुआ कि उसका मालिक पहले से ही बगीचे में बैठकर एक कप आध्यात्मिक चाय पीते हुए उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह पास आई, मैसी ने कोमल स्वर में कहा, जबकि वह दयालुता से मुस्कुराए, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा मेरी शिष्या के साथ ऐसी हरकत करेगा। ये सुनकर रूथ तुरंत शर्मिंदगी से लाल हो गई। वह भूल गई थी कि जब उसका मालिक उसे देखेगा तो उसे तुरंत इस बात का एहसास हो जाएगा, भले ही वह शुरू से ही जानती थी कि ऐसा होगा। और इस भूलने की बीमारी के कारण उसने खुद को इस प्रकार की स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं किया था। मैं इसके बारे में चिंता मत करो रूथ, मैं उसके पिता के साथ भी इसी स्थिति से गुजरी थी। तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि उसने शायद धीरे धीरे तुम्हें जीत लिया होगा। आखिरकार उसके पिता के साथ भी ऐसा हुआ था। व्यक्तित्व, मैसी ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। उसे वह समय याद आया जब वह एल्बर्ट से मिली थी। उन दोनों की मुलाकात तब हुई थी जब उसे मध्य महाद्वीप के उत्तर में एक मिशन पर भेजा गया था। उस समय मैसी और एल्बर्ट मिले थे और एक साथ यात्रा की थी, क्योंकि उनमें लगभग समान ताकत थी, जो कि साधना के 5वें चरण के आसपास थी। वैसे भी ये वह समय था जब वे एक साथ यात्रा कर रहे थे कि युवा एल्बर्ट स्टुअर्ट युवा मैसी पर जीत हासिल करने में कामयाब रहे। उसके बाद दोनों के बीच रुक रुक कर संबंध कई वर्षों तक चलता रहा, जब तक कि अंततः युवा मिनोस का जन्म नहीं हुआ। अपने मालिक की बातें सुनकर रूथ अब भी शर्मिंदा होने से खुद को नहीं रोक सकी। आखिरकार एक शिक्षक इस दुनिया में कई शिष्यों के लिए लगभग माता पिता के समान होता है। परिणामस्वरूप अपने मालिक के एक रिश्तेदार के साथ रहना उसके लिए बहुत शर्मनाक था। हालांकि कुछ देर इस बारे में बात करने के बाद रूथ ने अचानक आध्यात्मिक टूर्नामेंट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मास्टर क्रॉमवेल साम्राज्य में हुई प्रतियोगिता के बारे में। हालांकि जब मैसी ने कहा तो इसे अचानक काट दिया गया। चिंता मत करो, मुझे पहले से ही पता है कि क्या हुआ था। जिस लड़की को हमारे संप्रदाय के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था उसने मुझे पहले ही जो कुछ भी हुआ था उसका विवरण दे दिया है। फिर उसने उत्सुकता से रूथ की ओर देखा और पूछा, मेरे बेटे ने इस बारे में कुछ कहा कि उसकी असामान्य ताकत कहाँ से आती है? रूथ ने सिर हिलाया और कहा, उन्होंने मुझे बस इतना बताया कि उनकी जन्मजात क्षमता बढ़ी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा से संबंधित थी। ओह, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अगर वह अपनी काया को सेंट ग्रेड तक विकसित करने में कामयाब हो जाता है तो यह उसके लिए बिल्कुल सही होगा। लेकिन मास्टर, प्रतियोगिता के दौरान मिनोस के शारीरिक परीक्षण के परिणाम ने उसकी काया के लिए केवल योद्धा ग्रेड का वर्गीकरण दिया। क्या ये सही नहीं हो सकता? जब उन्होंने आध्यात्मिक अकादमी में अपनी प्रतिभा की परीक्षा दी तो मैं वहां था और मैंने स्पष्ट रूप से देखा कि यह एक किंग ग्रेड था। मैसी ने अविश्वास से कहा। शरीर स्वाभाविक रूप से नहीं बदला और निश्चित रूप से वापस नहीं आया। तो उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था।
वह संभवतः किसी ऐसी वस्तु का उपयोग कर रहा था जो शारीरिक परीक्षण सरणी को सटीक होने से रोक रही थी। इस तरह की बात हो सकती है, रूथ ने फिर सुलझी हुई आंखों से कहा। उनकी प्रतिभा भी सामने नहीं आई। मुझे नहीं लगता कि उनमें सिर्फ काली प्रतिभा है। उसके बाद उन दोनों ने कुछ देर तक बात की कि इस दौरान क्या हुआ था कि रूथ मिनोस के साथ यात्रा कर रही थी और फिर युवा शिष्या दूसरे गांव में अपने घर लौट आई। वह आराम करने के लिए लंबे समय तक बिना रुके पूरे रास्ते यात्रा कर चुकी थी, इसलिए उसे एक ब्रेक की जरूरत थी। रूथ ने उस आराम के बाद एकांत में जाने की भी योजना बनाई ताकि वह जल्द से जल्द अपनी खेती बढ़ा सके। ये देखकर कि मिनोस बिना किसी कठिनाई के कैसे आगे बढ़ा, उसने युवती को पीछे न रहने और उससे आगे निकलने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे आश्चर्य है कि अगली बार जब हम एक दूसरे को देखेंगे तो मिनोस के स्तर पर होंगे। ... जब रूथ अपने भविष्य के प्रशिक्षण से पहले आराम करने की तैयारी कर रही थी, आध्यात्मिक टूर्नामेंट के नतीजे की खबर पहले ही मध्य महाद्वीप के उत्तर में फैल चुकी थी। इस प्रतियोगिता की समाप्ति के 1 महीने से अधिक समय बाद उस क्षेत्र के समाचार पत्रों ने अंततः ये खबर सभी राज्यों तक फैला दी। अखबारों के पहले पन्ने के शीर्ष पर एक मंच पर 3 युवाओं का एक बड़ा चित्र था। दूसरे स्थान पर एक खाली जगह थी, तीसरे स्थान पर एक युवा अदरक का कब्जा था। आखिरकार 2 युवकों ने सर्वोच्च स्थिति में एक दूसरे का सामना किया जो वे कर सकते थे। ये वह प्रतिनिधित्व था जो सबसे सफल रहा और दिखाया गया कि प्रतियोगिता कैसे समाप्त हुई। इतिहास में पहली बार आध्यात्मिक टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला टाई रहा। यही वह वाक्य था जिसने रिपोर्ट की शुरुआत की, जिसमें क्रॉमवेल साम्राज्य में प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हुई मुख्य घटनाओं का वर्णन किया गया था। हालांकि इस समाचार में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया कि मिनोस फ्लेमिंग साम्राज्य में नहीं गए थे। आखिरकार फाइनल के बाद उस बैठक में रुके प्रतिभागियों में से कोई भी पत्रकार परिवारों का सदस्य नहीं था। उनके भी अपने मामले थे और उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में लौटना पड़ा। तो उन कुछ युवाओं के अलावा किसी और को नहीं पता था कि क्या हुआ। उसी समय जब इसकी सूचना मिली तो महाद्वीप का ये पूरा हिस्सा घटनाओं से स्तब्ध रह गया और कई लोगों को उन लोगों से अत्यधिक ईर्ष्या हुई जिन्होंने आध्यात्मिक टूर्नामेंट के इस संस्करण में भाग लिया था। धिक्कार है, मैं पिछले 3 संस्करणों में गया था, लेकिन जब अंततः मैंने न जाने का फैसला किया तो कुछ महाकाव्य घटित हुआ। एक व्यक्ति अखबार सामने रखकर जोर जोर से रोने लगा। हा, बूढ़े चेज, बहुत बुरा मत मानना, मैं तुम्हें विस्तार से बता सकता हूं कि क्या हुआ। ... मध्य महाद्वीप के उत्तर में एक अन्य राज्य में। क्या संयोग है, इस युवक का नाम और उम्र दिवंगत जनरल स्टुअर्ट के लड़के के समान है। चांदी का कवच पहने और चेहरे पर मजाकिया भाव लाते हुए एक आदमी ने कहा। हा, आपकी महिमा सही है, लेकिन उस लड़के के लिए अपने पूरे जीवन में ऐसी उपलब्धि हासिल करना असंभव होगा। वास्तव में जनरल सिल्वा सही हैं। वह आदमी उस उजाड़ काले मैदान पर जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा होगा। नीले और सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अपने चेहरे पर कई भावों के बिना कहा। आप दोनों सही हैं, लेकिन फिर भी आपकी पोती को साम्राज्य के एक संप्रदाय बूढ़े मिलत द्वारा चुने जाने पर बधाई। नोबल नेक्स्ट, सी ओमाइक्रॉन एम। हा, इसके लिए धन्यवाद महामहिम। ... उसी समय क्रॉमवेल साम्राज्य के एक विशेष हिस्से में हरे रंग का कवच पहने एक व्यक्ति, जिसके बीच में एक चक्र के साथ एक काले तारे का प्रतीक था, अचानक सफेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति के सामने घुटने टेक दिया, जिसकी उम्र 2 वर्ष से अधिक थी। ऊंचाई में मीटर। वे दोनों एक पहाड़ की चोटी पर थे जबकि बूढ़ा आदमी बादलों वाले आकाश को देख रहा था, हवा के झोंके को महसूस कर रहा था जबकि उसकी आंखें बंद थीं। बूढ़े व्यक्ति ने फिर शांत ठंडे स्वर में पूछा, घुटनों के बल बैठे व्यक्ति की ओर देखने की जहमत भी नहीं उठाए। और फिर, मेरे छोटे लेरॉय को किसने मारा? उस आदमी ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे धीरे उन तथ्यों को बताना शुरू कर दिया जो उसने क्रॉमवेल साम्राज्य की राजधानी में खोजे थे जहां प्रतियोगिता हुई थी। कुआं। अध्याय 136 कथानक। राज्य की राजधानी में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि आध्यात्मिक टूर्नामेंट के दूसरे टेस्ट के दौरान युवा लेरॉय की मौत हो गई थी। और यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि इसके लिए कौन जिम्मेदार था, क्योंकि हजारों लोगों ने इसे देखा था। आदमी ने किसी भी समय अपनी आवाज़ बदले बिना कहा। बूढ़े ने फिर भौहें सिकोड़कर ठंडे स्वर में पूछा, ओह, और यह व्यक्ति कौन है? मेरे बेटे को मारने का साहस करने के लिए उसे बहुत आश्वस्त होना चाहिए। चैम्बर्स परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग का प्रश्न सुनकर प्रश्नकर्ता व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, कोई नहीं जानता कि वह किस परिवार से आया था, क्योंकि उसने प्रतियोगिता के दौरान किसी उपनाम का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन मेरा मानना है कि युवा लेरॉय से बदला लेना असंभव होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ हम निपट नहीं सकते। मुझे तुरंत पूरा सच बताओ। इस युवक का नाम मिनोस है और वह आध्यात्मिक टूर्नामेंट का फाइनलिस्ट था। इन शब्दों को सुनकर बूढ़े सर्वोच्च बुजुर्ग ने लगभग खून से भरा मुंह थूकना चाहा। वह उन कुछ शक्तियों में से एक थी जिसे वे संभाल नहीं सकते थे।
हालांकि चैम्बर्स परिवार मध्य महाद्वीप के उत्तर में 10 सबसे मजबूत लोगों में से नहीं था, लेकिन उसके हथियारों के समूह स्कॉजेस ऑफ द डेविल के साथ संपर्क थे। इस वजह से यह आसानी से इस संगठन से हथियारों को काम पर रख सकता है, जो महाद्वीप के इस हिस्से में कुछ शाही परिवारों से भी निपट सकते हैं। इस वजह से चैम्बर्स परिवार का सर्वोच्च बुजुर्ग अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए बहुत आश्वस्त था, और मिनोस के पीछे की शक्ति के आधार पर वह न केवल लेरॉय की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मार डालेगा, बल्कि वह परिवार के बाकी लोगों को भी गुलाम बना लेगा। लेरॉय के पिता वालेस चैम्बर्स के लिए अपने दिल में नफरत को शांत करने का यही एकमात्र तरीका था। वह पहले से ही 55 के स्तर पर था, 600 वर्ष से अधिक का, लेकिन लेरॉय उसकी एकमात्र संतान थी। इसलिए जो कुछ हुआ था उससे बुरा सर्वोच्च बुजुर्ग पूरी तरह से चिढ़ गया था। लेकिन अगर मिनोस फ्लेमिंग एम्पायर में गया होता तो न केवल वह अपना बदला लेना भूल सकता था, बल्कि उसे ये भी आशा करनी होगी कि इस युवक को चैम्बर्स द्वारा उसके साथ किया गया कोई अपराध याद न रहे, अन्यथा मैं उस पर विश्वास नहीं करता। छोटे लेरॉय ने इस स्तर के व्यक्ति को कैसे परेशान कर दिया। बूढ़े व्यक्ति को आश्चर्य हो रहा था, जबकि उसके चेहरे पर निराशा का भाव था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने बेटे की मौत का सामना करना पड़ेगा और हालात इतने बदतर हो जाएंगे। वह उसका बदला भी नहीं ले सका। फिर उसने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया और भी ठंडे स्वर में पूछा, और अंगरक्षक जेफ यहाँ क्यों नहीं है? क्या वह भी मारा गया था? जहाँ तक उसकी बात है, ठीक है, वह निश्चित रूप से नहीं मरा क्योंकि उसकी आत्मा का संकेत हमेशा की तरह स्थिर है, लेकिन मुझे उसके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। नोवेल नेक्स्ट कॉम। आखिरी बार उसे कैपिटल सिटी में देखा गया था जब युवा लेरॉय की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वह भाग गया लगता है। वह हरामी, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी वह नहीं लेना चाहता। बूढ़े ने गुस्से में कहा, उसके सिर पर इनाम रखो। मैं चाहता हूं कि वह कायम मेरे बेटे की मौत की कीमत अपनी जान देकर चुकाए। ठीक है। ... इस बीच स्टोन आइलैंड की राजधानी ओल्ड स्टोन शहर में 3 लोग एक लिविंग रूम में बातें कर रहे थे। उसी समय उनके पास एक मेज के बीच में एक अखबार फेंका हुआ था। समूह की महिला ने अंततः अनिश्चित स्वर में कहा, अखबार और उस व्यक्ति के नाम को वापस लेने के कारण मेरा मानना है कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आध्यात्मिक टूर्नामेंट का ये फाइनलिस्ट युवा मास्टर डेरेल की मौत के लिए जिम्मेदार था। ये सुनकर जो 2 व्यक्ति उसके साथ थे उन्होंने हार की आह भरी। यदि ऐसा होता तो उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता। उस व्यक्ति से निपटना असंभव होगा। इस बिंदु पर उनमें से एक ने अंततः चुप्पी तोड़ी और कहा, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम वापस जाएं और पितृसत्ता को इसकी सूचना दें। आइए उस मिनोस स्टुअर्ट की स्थिति की भी जांच करने का अवसर लें। चूंकि हमें ब्लैक प्लेन से गुजरना है, इसलिए इसे लेने में कोई हर्ज नहीं होगा देखना। यह कोई बुरा विचार नहीं है, दूसरे आदमी ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। दूसरे विचार में हम इस युवक पर पितृसत्ता का गुस्सा क्यों नहीं निकालते? उसका वही नाम है जो इस संदिग्ध का है जिसका हम पीछा कर रहे थे, और वह उस व्यक्ति का बेटा भी है जिसे हमारे परिवार ने खत्म कर दिया है। इसके साथ ही हमने अपना काम पूरा कर लिया और हम अभी भी असली हत्यारे के स्थान पर हमें दंडित करने से पितृसत्ता को रोकते हैं। और जहां तक उस लड़के की बात है तो उसे खत्म किया जाना सभी के लिए सबसे अच्छा है। चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ गोरे आदमी ने अपना सुझाव समाप्त किया। उनकी राय में ऑस्टिन सिल्वा मिनोस उन तीनों के लिए सबसे खराब स्थिति से बचने के लिए एक उत्कृष्ट बलिदान था। यह एक प्रतिभाशाली कदम था, अपने परिवार के भीतर समस्याओं से बचने के लिए एक संभावित दुश्मन को बलि के बकरे के रूप में इस्तेमाल करना। दूसरा व्यक्ति जिसने पहले ब्लैक प्लेन जाने का सुझाव दिया था, डेनिस ने अंततः सहमति व्यक्त की। ये सही है मिस सारा, युवा ऑस्टिन ने जो कहा उसे न करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है। यह एक पत्थर से 2 शिकार करने जैसा होगा। जिस महिला ने ये ऑफर सुने तो अचानक मुस्कुरा दी। यह एक अच्छा विचार लगता है। हम 2 दिनों में निकल जाएंगे और फिर हम इस आदमी से निपटेंगे। ... वैसे भी जबकि पर्दे के पीछे कई साजिशें सामने आ रही हैं, पिछले कुछ हफ्तों में ब्लैक प्लेन पर चीजें हवा से लुगदी में बदल गईं। इस समय तक सचिव मिया ने पहले ही नैश और कोहेन परिवारों के साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर ली थीं, जिन्होंने मिनोस के क्षेत्र को कल्टीवेशन टावर और अखाड़े के निर्माण के लिए आवश्यक पेशेवरों को प्राप्त करने में तुरंत मदद की। इस समय 2 लोग जिनसे मिनोस पोर्टलैंड में मिले थे ड्राई सिटी में आए थे। इन दोनों में से एक लोहार था जबकि दूसरा व्यूह विशेषज्ञ था। दोनों ने उस समय मिनोस के प्रस्तावों को सुना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था क्योंकि युवा स्टुअर्ट ने उनसे जो शब्द कहे थे उनमें कोई गारंटी नहीं थी। हालांकि जब उनके कुछ कम प्रतिभाशाली रिश्तेदार उन्हें बताने आए कि वे ब्लैक प्लेन में जाने में रुचि रखते हैं तो दोनों बहुत उत्सुक हो गए। और यह सुनकर जाहिर है दोनों बहुत हैरान हुए और यह समझने की कोशिश की कि उनके रिश्तेदारों को ऐसी बकवास क्यों सूझी। वैसे भी दोनों को उस भोजन की गुणवत्ता के बारे में पता चला जो स्टोन आइलैंड पर बेचा जा रहा था, और वह कथित तौर पर ब्लैक प्लेन से आया था।
इसके साथ दोनों ने अपने इन रिश्तेदारों के साथ जाने का फैसला किया, ये जांचने के लिए कि क्या ये और अन्य जानकारी जो उन्होंने मिनोस से पहले ही सुनी थी वास्तव में सच थी। और जब वे शहर पहुंचे तो वे सभी इस जगह से बहुत आश्चर्यचकित हुए और युवा स्टुअर्ट से कुछ घंटों तक बात करने के बाद यहीं रुकने का फैसला किया। वैसे भी हालांकि वे दोनों ड्राई सिटी में लापता व्यवसायों के विशेषज्ञ हैं, फिर भी वे अपने व्यवसायों की रैंकिंग में केवल ग्रेड 1 उच्च स्तर पर थे। इसलिए वे जो सहायता प्रदान कर सकते थे वह उस समय इतनी बड़ी नहीं थी जिससे वे मिनोस की सेनाओं को काफ़ी हद तक मदद कर सकें। लेकिन ड्राई सिटी की औसत आबादी के लिए यह अलग होगा। वर्तमान में इस क्षेत्र में पहले से ही बहुत से लोग थे जो हथियार और निम्न स्तरीय आध्यात्मिक सरंजियां खरीद सकते थे, इसलिए इन पेशेवरों के होने से इन निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो सकता है। यह उनके लिए भी उत्कृष्ट था कि वे जो कुछ भी खरीदना चाहते थे उसे आयात न करें। आखिरकार ये उत्पाद आने में धीमे थे और निस्संदेह अधिक महंगे थे, यहाँ तक कि मिनोस की सब्सिडी के साथ भी। वैसे भी दो विशेषज्ञों के अलावा वैंडी भी मिनोस शहर में चले गए थे। अपने मन में मौजूद कई शंकाओं का समाधान करने के लिए मैरीटाइम सिटी लौटने के तुरंत बाद उसने यहाँ की यात्रा की थी। और वैंडी को आश्चर्य हुआ, ड्राई सिटी पहले से ही मैरीटाइम सिटी जितनी अच्छी लग रही थी और अभी भी बेहतर अवसर थे, जैसे कि शहर सरकार, स्थानीय कृषि, सेना में किसी भी नागरिक के उपयोग के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय, उच्च सांद्रता वाले आध्यात्मिक भोजन और कम कीमत पर आध्यात्मिक गोलियां। इस सब के साथ भले ही मैरीटाइम सिटी की तुलना में अभी भी कोई बेहतर उत्पाद प्रस्ताव नहीं था, इस जगह के पास पहले से ही उस जगह के संबंध में कई फायदे थे जहां से वैंडी आई थी। और इतना ही नहीं, ड्राई सिटी में निवासियों ने केवल एक निम्न श्रेणी के क्रिस्टल का वार्षिक कर अदा किया। यह उसके पुराने शहर में भुगतान की गई राशि से 20 गुना सस्ता था। केवल एक व्यक्ति को देखने पर यह मान अधिक नहीं था, भले ही वह निम्न स्तर का या बेरोजगार हो, प्रति वर्ष 20 क्रिस्टल अधिक नहीं थे। हालांकि वैंडी के परिवार में 10 लोग थे और उनमें से केवल 2 ही काम करते थे, और वैंडी जैसे लोगों के लिए 200 क्रिस्टल पहले से ही काफ़ी वजन थे। इसके साथ ही ड्राई सिटी में बदलाव देखने के बाद उससे कहा गया कि वह इसके बारे में किसी से बात न करे और अपने परिवार को यहाँ लाने के लिए उसका स्वागत है। ये समुद्री शहर में अफवाहों को फैलने से रोकने का एक उपाय था, जहाँ ब्राउन साम्राज्य के महान कुलीन परिवारों से संबंधित लोग थे। आखिरकार वैंडी अच्छी तरह से समझ गई कि क्या करना है और जल्द ही वह अपने रिश्तेदारों को यहाँ ले आई और उन्हें बताया कि उसे एक बेहतर जगह मिल गई है। उसने उन्हें यह भी नहीं बताया था कि यह स्थान ड्राई सिटी है। अध्याय 137, पीटर की कहानी 1। ड्राई सिटी में पहुंचने के बाद पीटर हाल ही में बहुत अच्छे से रह रहा है। वह एक साधारण परिवार का युवक था जो अपने राज्य के किसी भी कुलीन परिवार में शामिल नहीं हो पाया था। इसलिए अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें कई समस्याओं से गुजरना पड़ा। मिनोस से मिलने तक युवा पीटर उस दौरान प्रशिक्षण और विभिन्न भाड़े की सेवाएं करते हुए कई महीनों तक यात्रा कर रहा था। इन सभी कारणों से उन्होंने ब्लैक प्लेन आर्मी में अपने कम समय का और भी अधिक आनंद लिया। जैसे ही वह ड्राई सिटी में पहुंचे, उन्हें तुरंत सार्जेंट का पद प्राप्त करते हुए मिनोस की सेना में नियुक्त कर दिया गया। परिणामस्वरूप उन्हें अपना पहला वेतन 800 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल पहले ही मिल चुका था। उसने अपने जीवन में पहले कभी इतनी जल्दी इतने सारे क्रिस्टल हासिल नहीं किए थे, लेकिन वह सबसे अच्छा हिस्सा नहीं था। नहीं, ब्लैक प्लेन आर्मी में प्रवेश करते समय पीटर को अब इस बल की विशिष्ट लाइब्रेरी से किसी भी ब्लैक ग्रेड तकनीक को सीखने का अधिकार था, और निस्संदेह भावी सेना के सदस्यों के लिए उस डिग्री की तकनीकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी तकनीकों को पीछे छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी ब्लू ग्रेड तकनीकें ड्राई सिटी प्रशासन को भी सौंप दी, जिससे वे आम नागरिकों के लिए उपलब्ध हो गईं। ये वह प्रणाली थी जिसे मिनोस ने सैनिकों के लिए लागू किया था। सबसे विविध विशेषज्ञताओं से ब्लैक ग्रेड तकनीकें प्राप्त करने के बदले में उन्हें केवल अपनी पिछली ब्लैक ग्रेड और ब्लू ग्रेड तकनीकें प्रदान करनी थीं। ये दोनों पक्षों के लिए एक अच्छा आदान प्रदान था, क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों के पास कोई ब्लैक ग्रेड तकनीक भी नहीं थी, लेकिन अब उनमें से दर्जनों उनके निपटान में थे। जहां तक ब्लू ग्रेड तकनीकों का सवाल है, बेहतर वर्गीकृत तकनीकों को सीखने के बाद उनमें से कोई भी उन्हें दोबारा नहीं देखेगा। इसलिए न तो पीटर और न ही किसी अन्य सैनिक ने इस प्रणाली के बारे में शिकायत की थी, जिसमें प्रत्येक पक्ष कुछ देता था और बदले में कुछ और प्राप्त करता था। लेकिन पीटर शहर के भीतर बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों को लेकर भी बहुत उत्साहित था। ये सब उन स्थानों की तुलना में बहुत सस्ता था जहां वह पहले ही जा चुका था। इस वजह से यहां पहुंचने के बाद से केवल 1 महीने से अधिक की अवधि में पीटर ने पहले ही अपने गृहनगर किंगडम ऑफ द वेव्स में लौटने और अपने परिवार को यहां लाने का फैसला कर लिया था। उसने उन्हें लगभग 2 वर्षों से नहीं देखा था, इसलिए उसे इसे यथाशीघ्र करना था। उनके परिवार को नहीं पता था कि वह जीवित हैं या मृत, और वह इस बात से भी अनजान थे कि वे किस स्थिति में थे। आखिरकार इस विशाल दुनिया में हमेशा अज्ञात जोखिम रहेंगे। यदि वह फ्लेमिंग एम्पायर संप्रदायों में से एक में शामिल हो गया होता तो वह अपने परिवार को सूचित करने में कामयाब होता। हालांकि यह मामला नहीं था।
इसलिए वह पहले से ही किंगडम ऑफ द वेव्स की अपनी यात्रा के बारे में मिनोस से बात करने की तैयारी कर रहा था। वह अब युवा स्टुअर्ट का अधीनस्थ था, इसलिए वह बिना अनुमति के नहीं जा सकता था। इसलिए वह आज सुबह उठा और फिर सीधे शहर के केंद्र में स्थित हवेली में मिनोस के कार्यालय गया। पीटर उस स्थान के भ्रमण क्षेत्र में नहीं रह रहा था, क्योंकि उसे पहले ही शहर के पश्चिम की ओर एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल गया था, और एक सार्जेंट के वेतन के साथ वह इस अपार्टमेंट को ग्रेड 2 निम्न स्तरीय बैठक सरणी से प्रभावित क्षेत्रों में से एक में प्राप्त करने में कामयाब रहा, जो शहर में चल रहा था। इसलिए ये ड्राई सिटी में रहने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक था, और पीटर को मिनोस की हवेली में अतिथि के रूप में नहीं रहना पड़ेगा। कुछ देर चलने के बाद पीटर अपने रास्ते का अधिकांश भाग शहर के मुख्य मार्ग से होकर, जो उसके क्षेत्र को मध्य भाग से जोड़ता था, जहां अधिकांश सार्वजनिक इमारतें थीं, आते जाते कई लोगों से गुजरा। ड्राई सिटी में पहले से ही 100,000 से अधिक निवासी थे, इसलिए सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी। लेकिन इतना ही नहीं, शहर का क्षेत्रफल अभी भी कम था, इस तथ्य के कारण कि लगभग हर कोई आध्यात्मिक पुनर्मिलन सरणी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में रहना चाहता था, इसलिए इसमें काफ़ी जनसंख्या आंदोलन और एकाग्रता थी। आपको एक अंदाजा देने के लिए 100,000 निवासियों के आंकड़े तक पहुंचने के बाद भी ड्राई सिटी ने मिनोस के आगमन से पहले अपने सभी पिछले क्षेत्र को मुश्किल से ही पुनर्प्राप्त किया था। तो उस स्थान पर लोगों और आध्यात्मिक जानवरों का प्रवाह था, जो इस समय बहुत बड़ा था, जिससे यह एहसास होता था कि यह वास्तव में उससे कहीं अधिक बड़ा था। ग्रर जब कुछ गाड़ियां अच्छी गति से सड़क से गुजर रही थीं तो जानवरों की आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। ये सही है, अब न केवल मिनोस के पास परिवहन का ये साधन था, बल्कि कई नागरिकों के पास भी था। ऐसा तब हुआ था जब येलो सिटी की आबादी को क्राई सिटी द्वारा समाहित कर लिया गया था, जो सबसे धनी लोगों को वहां ले आया था। और यद्यपि वे इतने फिजूल खर्ची नहीं थे, उस शहर के कई व्यापारियों के पास साधारण गाड़ियां थीं। वैसे भी इस हलचल भरे शहर से चलने के बाद पीटर अंततः मिनोस की हवेली के सामने पहुंच गया। घटनास्थल पर पहले से ही कई सैनिक आ जा रहे थे, भले ही सुबह का समय हो। उस समय आसमान साफ था और हवा में औषधीय गंध थी, जो अजीब नहीं था क्योंकि इस शहर में 2 कीमियागरों की दुकानें मिनोस की हवेली से थोड़ी दूरी पर थीं। वैसे भी आज मौसम बहुत अच्छा था, न सर्दी न गर्मी, मानो बसंत की सुबह हो। अंत में पीटर हवेली के बगीचे से होकर सीधे प्रशासनिक क्षेत्र में चला गया। उसके तुरंत बाद वह अंततः मिनोस के कार्यालय के सामने पहुंचे, जहां सचिव मिया पहले से ही जवाब दे रही थीं। उन्होंने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, जबकि उनके बाल पोनीटेल में बंधे हुए थे। मिया और अधिक खूबसूरत होती जा रही थी, उसके कामुक शरीर को और भी अधिक उजागर कर रही थी। मिस मिया को देखना हमेशा अच्छा लगता है। यह महसूस करते हुए कि कोई आया है, मिया ने तुरंत अपना सिर आगे की ओर घुमाया और फिर युवा पीटर को देखा, जिसने सार्जेंट को प्रदान की जाने वाली विशिष्ट पोशाक पहनी हुई थी। इसके बाएं कंधे पर एक सुनहरे पेड़ का प्रतीक था, जबकि कुछ बैंड इसके दाहिने कंधे के करीब वाले हिस्से पर सेना के भीतर रैंक का संकेत देते थे। वहां वह नाम भी था जिसे सिपाही दाहिनी छाती की ऊंचाई पर बुलाना पसंद करता था, पूरी तरह से काले रंग में। मिया ने फिर उसकी ओर देखा और अपने चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा, सार्जेंट पीटर, तुम्हें क्या चाहिए? हेलो सचिव मिया, मैं श्री मिनोस से बात करने के लिए यहाँ हूँ, उन्होंने औपचारिक रूप से कहा। हालांकि पहले वह मिनोस को केवल नाम से बुलाता था, अब वह उसका अधीनस्थ था, इसलिए उसका जिक्र करते समय उसे अधिक औपचारिक तरीके का उपयोग करना चाहिए। बेशक अगर वे अकेले होते तो पीटर को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं होती, क्योंकि दोनों लगभग एक ही उम्र के थे और मिनोस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ओह ठीक है, एक क्षण रुकें, मैं देखूंगा कि क्या वह उपलब्ध है। ये कहने के बाद मिया तुरंत मिनोस के कार्यालय में प्रवेश कर गई, जबकि पीटर बाहर रिसेप्शन पर इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद अंततः उसे रिहा कर दिया गया और जल्द ही वह युवा स्टुअर्ट से मिलने के लिए निकल पड़ा। मिनोस, जो अपनी कुर्सी पर बैठा था और अपनी मेज पर कुछ कागजात पढ़ रहा था, उसने उस युवक की ओर देखा जो उसके कार्यालय में आया था और उसने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ बैठो, मैंने सुना है आप मुझसे बात करना चाहते थे, क्या कोई समस्या आ गई? बैठकर यह सवाल सुनने के बाद पीटर ने इनकार में सिर हिलाया और बोलना शुरू किया, नहीं, इसके विपरीत मेरे लिए यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, और इस वजह से मैं अपने परिवार को यहाँ लाने के लिए अपने गृहनगर की यात्रा करना चाहता था। उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, यह एक ऐसी जगह थी जो शायद उनके और उनके परिवार के लिए फ्लेमिंग साम्राज्य के एक संप्रदाय से भी बेहतर थी। आखिरकार उसके पास केवल एक काली प्रतिभा थी, जो उस साम्राज्य में कहीं भी पहुंचने पर एक सामान्य बात होगी। लेकिन ब्लैक प्लेन में ये बिल्कुल अलग था, जहां वह ऐसी प्रतिभा वाले कुछ लोगों में से एक था। उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जो इससे भी बेहतर हो सकता था यदि वह उन संप्रदायों में से एक में जाता जो आध्यात्मिक टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार में केवल नीली प्रतिभा थी, इसलिए उनके लिए साम्राज्य में रहना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन ड्राई सिटी में रहना अलग होगा,
यहाँ वे मिनोस सरकार से हर तरह का समर्थन पाकर अपना जीवन बेहतरीन तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र होंगे। ओह, ये ठीक है। मैं मिया को ब्लैक प्लेन आर्मी मुख्यालय के लिए एक नोटिस तैयार करने के लिए कहूँगा, जिसमें तुम्हें 4 महीने के लिए जाने की इजाज़त होगी। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है? मिनोस ने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा। वह ऐसी ही चीज़ चाहता था। यदि ड्राई सिटी का प्रत्येक नया निवासी अधिक ध्यान आकर्षित किए बिना अपने परिवारों को यहाँ लाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से यह मिनोस के लिए बिल्कुल सही होगा। एन ओमाइक्रॉन वेल एप्सिलॉन एक्स कॉम। आखिरकार उसका क्षेत्र काफ़ी बड़ा था और भविष्य में उसे निश्चित रूप से लाखों लोगों की आवश्यकता होगी। अध्याय 138, पीटर की कहानी 2। पीटर की ओर मुस्कुराते हुए मिनोस ने अचानक देखा कि उसके सामने बैठे युवक के चेहरे पर गंभीर भाव थे। फिर उसने एक क्षण तक उसे देखा और फिर पूछा, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो बस कह दो। उसके बारे में पीटर कह रहा था, तभी उसने एक सांस छोड़ी और फिर जारी रखा। दरअसल मैं इस बारे में बात करना चाहता था कि मैं किंगडम ऑफ द वेव्स में किसी कुलीन परिवार में क्यों नहीं हूँ। ओह, मिनोस ने आश्चर्य से कहा। वह पीटर को 2 महीने से अधिक समय से जानता था, लेकिन पीटर ने कभी भी अपने अतीत के उस हिस्से के बारे में नहीं बताया था। मिनोस को इसके बारे में जानने की थोड़ी जिज्ञासा भी हुई। आखिरकार मध्य महाद्वीप के उत्तर में कौन से परिवार उसके जैसे प्रतिभाशाली युवाओं की तलाश में नहीं थे। लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा था। प्रत्येक के अपने अपने मामले थे और किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करना मिनोस का अधिकार नहीं था जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। यदि पीटर बोलना चाहता तो वह ये निर्णय स्वयं लेता। ठीक है, ये सब तब शुरू हुआ जब मैं आध्यात्मिक अकादमी में था। उस समय मेरा एक बहुत करीबी दोस्त था। हालांकि जब हमने अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया तो सब कुछ बदल गया। हम दोनों में अश्वेत प्रतिभा थी और जल्द ही बड़े कुलीन परिवारों ने हमसे संपर्क किया जो हमारा समर्थन करना चाहते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उस दिन एक निश्चित व्यक्ति सामने आया। पीटर अपने दाहिने हाथ को कसकर भींचते हुए एक पल के लिए रुका। फिर उसने आगे बढ़ना जारी रखा। वह व्यक्ति लहरों के साम्राज्य के राजकुमारों में से एक था, चार्ल्स वॉकर। हालांकि वह राज्य के 3 राजकुमारों में सबसे छोटा है, लेकिन उसे सबसे प्रतिभाशाली माना जा सकता है। इस वजह से खेती के अपने शुरुआती वर्षों से उसे राज्य में वह सब कुछ मिला जो वह चाहता था, और इस बिंदु पर वह चाहता था कि हम उसके पक्ष में जाएं। वह और अधिक शक्ति की तलाश में था, इसलिए अश्वेत प्रतिभा वाले 2 युवाओं को अपने पक्ष में लाना एक अच्छा विचार था, और हम दोनों उसके पक्ष में चले गए। हालांकि ये केवल 2 साल तक चला। पीटर ने अपनी आंखें बंद करते हुए और जो कुछ हुआ था उसे याद करते हुए शांत स्वर में कहा। तभी अवा ने अपना स्त्री कौशल दिखाना शुरू किया। वह और अधिक सुंदर होती जा रही थी और कुछ वर्षों के बाद उसे एक दुर्लभ सुंदरता भी माना जा सकता था, और यही वह समय था जब राजकुमार को उससे प्यार हो गया। उद्धरण चिन्ह, राजकुमार हमसे 4 साल बड़ा है और उस समय उसके पास पहले से ही कामुक अनुभव थे। जब उसने देखा कि युवा एवा अधिक से अधिक सुंदर होती जा रही है तो वह चाहता था कि वह उसके पास रहे। जब वह 15 वर्ष की हो गई और वयस्क हो गया, अंततः उसे वह मिल सका जो वह चाहता था। आध्यात्मिक जगत में मनुष्य 15 वर्ष की आयु में परिपक्वता तक पहुंच गया। इस समय तक अधिकांश लोग उन्हें पहले से ही वयस्क मान लेंगे और उनकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी। यही वह बिंदु था जहां समस्याएं शुरू हुईं। हमने बहुत अच्छे दोस्त बनाए और राजकुमार नहीं चाहता था कि उसके आसपास कोई दूसरा आदमी हो। वह एक पल के लिए रुका और फिर आगे बढ़ गया। जहां तक मुझे पता है, एवा के मन में मेरे लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी, लेकिन राजकुमार की अत्यधिक ईर्ष्या के कारण उसने सोचा कि हमारे बीच कुछ और है। वह सोचने लगा कि मैं उसके रास्ते का पत्थर हूँ, और इस दुनिया के कई बिगड़ल युवाओं की तरह उसने पहले ही उस व्यक्ति को अपनी पत्नी के रूप में देख लिया था जिससे वह प्यार करता था। लेकिन अवा का दहेज कमाने के लिए उसे उसी समय मुझसे छुटकारा पाना था, उसकी सबसे बड़ी प्रतियोगी उससे नफरत करने से बचते हुए। इसके साथ उसने मेरे खिलाफ एक योजना बनाई। उसने मुझे शाही परिवार से निष्कासित करने का एक बहाना इस्तेमाल किया, जबकि किंगडम ऑफ द वेव्स की किसी भी अन्य शक्ति को मुझे स्वीकार करने से रोक दिया। इतना ही नहीं, उसने धमकी दी कि अगर मैंने भविष्य में एवा से दोबारा संपर्क किया तो वह मेरे पूरे परिवार को मार डालेगा। उसके बाद मेरी मुलाकात उस बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसने कुछ तकनीकों में मेरी मदद की। पीटर ने मिनोस को करीब से देखते हुए बोलना समाप्त किया। वह जानना चाहता था कि क्या ये युवा स्टुअर्ट के लिए कोई समस्या थी। आखिर कौन था युवा चार्ल्स? एक राजकुमार जिसके पास राजा बनने की अच्छी संभावना है। परिणामस्वरूप संभावित भावी राजा के साथ शत्रुता बहुत खतरनाक होगी, विशेषकर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिससे मिनोस अभी अभी मिला हो। पीटर के लिए युवा स्टुअर्ट उच्च स्तर के लोगों के साथ लड़ने में सक्षम होने के लिए अविश्वसनीय था और एक साम्राज्य में जाने का मौका छोड़ने के लिए बहुत कूल था। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि मिनोस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे किसी साम्राज्य की मदद की जरूरत नहीं थी। उनके लिए युवा स्टुअर्ट शायद अपनी भूमि पर शासन करते हुए शांति से रहना चाहते थे। उन्हें युद्धकला में उत्कृष्ट दक्षता प्राप्त थी।
जब तक वह आध्यात्मिक राजा चरण तक पहुंचे तब तक वह संभवतः उत्तरी मध्य महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक होंगे। इसके साथ मिनोस साम्राज्य में जाने के खतरों के बारे में चिंता किए बिना लंबे समय तक इस जगह पर हावी रह सकता था। फिर उसने शांति से कहा, मेरे यहाँ आने के बाद से यह ब्लैक प्लेन के लिए एक समस्या हो सकती है। मिनोस मुस्कुराए, ठीक है, ये जानना अच्छा है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह राजकुमार है या राजा। जहाँ तक समस्याओं की बात है, ये लड़का मेरे वर्तमान दुश्मनों को देखते हुए कुछ भी नहीं है। नोबल नेक्स्ट कॉम मिनोस को अपनी सेना को मजबूत करने के बारे में हर दिन चिंता करनी पड़ती थी, क्योंकि देर सबेर उसे सिल्वा परिवार और यहाँ तक कि पूरे ब्राउन साम्राज्य से निपटना होगा। ब्लैक प्लेन पर जो कुछ हुआ उसकी खबर फैलने में कुछ ही समय बाकी था। इस समय युद्ध लड़ना अवश्यंभावी होगा। मिनोस उस प्रकार का व्यक्ति नहीं था जो कड़ी मेहनत करता था सिर्फ इसलिए कि कोई और उसका फल प्राप्त कर सके। इस कारण से वह अपनी योजनाएं शुरू करने के बाद से ही ब्लैक प्लेन के प्रभुत्व के लिए एक व्यापक युद्ध की उम्मीद कर रहा था। अरे, इस क्षेत्र के अन्य राज्य भी एक टुकड़ा चाहते होंगे। आखिरकार हाल तक ब्लैक प्लेन की जमीनें ब्राउन साम्राज्य के भीतर आगे पीछे फेंकी जाती थीं, इस जगह को कोई भी नहीं चाहता था। इस प्रकार इस स्थान पर आक्रमण करना दो निकटवर्ती राज्यों के लिए एक आकर्षक विचार हो सकता है। वैसे भी मिनोस को दर्जनों आध्यात्मिक राजाओं के आसन खतरे से निपटना पड़ा, इसलिए किंगडम ऑफ द वेव्स के तीसरे राजकुमार की क्षमता वाला कोई व्यक्ति उसकी नज़रों में नहीं आया। मिनोस की प्रतिक्रिया सुनने के बाद पीटर आश्चर्यचकित रह गया। उसने यह नहीं सोचा था कि उसके सामने इस युवक के उसके अपनों से भी बदतर दुश्मन हैं। क्या मिनोस ने क्रॉमवेल साम्राज्य के मध्य में कुछ कुलीन परिवारों को परेशान किया था? पीटर ने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि कैसे युवा स्टुअर्ट ने बिना किसी दया के लेरॉय को मार डाला था। शायद वह चैम्बर्स परिवार के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये शक्ति किंगडम ऑफ द वेव्स के शाही परिवार से अधिक मजबूत नहीं है। आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप यात्रा कर सकते हैं और अपने परिवार को यहाँ ला सकते हैं, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा और आप स्वयं इस आदमी से छुटकारा पा सकते हैं। हे। मिनोस ने हंसते हुए कहा। इसके बाद दोनों ने अलविदा कह दिया। पीटर आज जाना चाहता था क्योंकि उसके शहर की यात्रा में लगभग 2 महीने लगेंगे। किंगडम ऑफ द वेव्स मध्य महाद्वीप के पूरे उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य था और पीटर का गृहनगर लगभग उस स्थान के उत्तरी छोर पर था। इसके साथ ही वह जितनी जल्दी चले जाएंगे उनके परिवार के लिए उतना ही बेहतर होगा। ... काले मैदान में कुछ दिन बीत गए और आज ड्राई सिटी की दीवार आखिरकार बनकर तैयार हो गई। इसने शहर के पूरे क्षेत्र को घेर लिया और इस भूमि का अधिकांश भाग अपनी 15 मीटर ऊंची दीवारों के पीछे छुपा लिया। इस दीवार में 4 चौकियां थीं जहां ब्लैक प्लेन सेना के सैनिक इस शहर से लोगों और सामानों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करते थे। दीवार के शीर्ष पर एक पर्याप्त जगह भी थी जहां सैनिक शहर के आसपास गश्त कर सकते थे। ये कुछ ऐसा था जिसे करने की आवश्यकता थी क्योंकि कुछ आक्रमणकारी इस महान दीवार के विभिन्न हिस्सों से शहर में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते थे। वैसे भी जब ये परियोजना पूरी हो गई तो मिनोस, बटलर डिलियन और शहर के प्रभारी कई अन्य नाम इस स्थान के उद्घाटन के लिए आए। उद्घाटन के दौरान न केवल ये लोग शहर के लिए इस उपलब्धि का जश्न मना रहे थे, बल्कि मिनोस के अधीनस्थ भी बहुत खुश थे कि बटलर डिलियन 48 के स्तर तक चले गए थे। यह उन सभी के लिए बहुत अच्छी खबर थी क्योंकि डिलियन आध्यात्मिक राजा बनने के बहुत करीब था। ये किसी भी क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर होगा क्योंकि इसने महाद्वीप के इस हिस्से में एक स्थान की शक्ति का प्रदर्शन किया है। ... जबकि ड्राई सिटी के लोगों ने शहर की दीवार के निर्माण के समापन का जश्न मनाया, सिल्वा परिवार के 3 जांचकर्ता पहले से ही समुद्री शहर में वापस आ गए थे। आप दोनों आइए एक दिन आराम करें और कल निकलें। उम्मीद है हम 2 और दिनों में ड्राई सिटी पहुंच जाएंगे। समूह का नेतृत्व करने वाली महिला ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 139 रास्ते में समस्याएं। इस बीच ड्राई सिटी में मिनोस अंततः आज अपने क्षेत्र में 2 कीमियागरों से मिलने जा रहा था। उसके पास योद्धा श्रेणी की आध्यात्मिक औषधि थी और वह चाहता था कि ये दोनों सीखें कि इंद्रधनुष फल को कैसे काटा जाए। उसने पहले ऐसा नहीं किया था क्योंकि यह एक जंगली पौधा था और दोनों कीमियागरों को कुछ समय के लिए इस पौधे का अध्ययन करना होगा, और इस तरह मिनोस उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान कोई गलती नहीं करने दे सकते थे जिसके परिणामस्वरूप उस दवा का नुकसान होता। इस कारण से उन्होंने हेनरिकस लोनगस द्वारा छोड़े गए आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग करके उस दवा को अपने स्थानिक साम्राज्य में लगाया था। तो अब जबकि एक से अधिक पौधे पहले से ही उग रहे थे, मिनोस 2 कीमियागरों को इस दवा को उगाने की एक विधि विकसित करने दे सकते थे। वह प्रत्येक औषधि का रोपण नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल इस बार ही ऐसा करेगा। आखिरकार मिनोस कोई कीमियागर नहीं था और उसके पास ऐसा करने का समय नहीं था। जहां तक उन दोनों में से किसी एक को इन उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देने का सवाल है, इस समय इसका सवाल ही नहीं उठता।
वे मिनोस के लिए उच्च स्तरीय दवाओं की कटाई करने का एकमात्र तरीका थे जो स्थानिक साम्राज्य के भीतर थे, इसलिए वह इन उपकरणों को इतनी महत्वहीन चीज़ के लिए लेने का जोखिम नहीं उठाते थे। और जहां तक इन दोनों को स्थानिक साम्राज्य में प्रवेश देने की बात है तो यह एक और बेतुका होगा। दोनों हाल ही में मिनोस की सेना में आए थे और युवा स्टुअर्ट अभी तक उत्तरी मध्य महाद्वीप की सेनाओं के खिलाफ खुद को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। जैसे ही वह ऐसा कर सका, उसने अपने कई अधीनस्थों को स्थानिक साम्राज्य में प्रवेश करने दिया। इससे पहले वे बस कुछ ही अधिक भरोसेमंद और अधिक प्रतिभाशाली होंगे। अंत में मिनोस एक बड़े स्टोर की ओर चला गया जहां उसकी हवेली स्थित थी। इस स्थान पर कई व्यावसायिक इमारतें थीं, जिनमें रेस्तरां, कपड़े की दुकानें, बाजार थे और कोहेन परिवार की दुकान भी थी। वैसे भी जिस इमारत में मिनोस गए थे उसमें 4 मंजिलें थीं और वह पूरी तरह हरी भरी थी। इमारत के अग्रभाग पर सुनहरे पेड़ के साथ कई जड़ी बूटियों के प्रतीक और एक बड़ी ढाल थी। इस जगह को ड्राई सिटी का अल्केमिस्ट गिल्ड कहा जाता था। मिनोस ने इस जगह को भविष्य में यहाँ आने वाले विभिन्न कीमियागरों के स्वागत के लिए बनाने का आदेश दिया था। इस प्रकार यह स्थान ब्लैक प्लेन में इस पेशे को शुरू कर सकता है, एक ऐसी जगह जहां नागरिक कम कीमत पर गोलियां खरीद सकते हैं और युवा इस विशेषज्ञता को सीख सकते हैं। आखिरकार कीमिया आध्यात्मिक दुनिया में दूसरा सबसे आकर्षक पेशा था, सरनी मास्टर व्यवसाय के बाद दूसरा। व्यावहारिक रूप से सभी क्षेत्रों में इन पेशेवरों की आवश्यकता थी। उन्होंने बड़ी मात्रा में सरल सरणियों का उत्पादन किया जिससे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। और चूंकि इस दुनिया में अधिकांश मानव आबादी के पास काले स्तर तक की प्रतिभा थी, इसलिए सरनी मास्टर्स द्वारा उत्पादित वस्तुओं की भारी मांग थी। कीमिया के लिए देर सबेर सभी को इन विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ी। आखिरकार स्वर्णिम प्रतिभा भी खेती में सभी बाधाओं को नहीं रोक पाए। लेकिन आध्यात्मिक गोलियां एकल उपयोग वाली वस्तुएं हैं और आमतौर पर इनकी सलाह नहीं दी जाती है। ये कृषकों के शरीर में विष छोड़ता है जो उच्च स्तर पर खेती की गति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक गोलियों का उपयोग केवल तभी करने की सलाह दी जाती है जब अत्यधिक आवश्यकता हो, जैसे कि जब कृषक किसी बाधा को तोड़ते हैं या घाव भरते हैं। बस इसी वजह से आध्यात्मिक दुनिया में कीमिया सबसे लाभदायक पेशा नहीं था। वैसे भी फिर भी कीमियागर बनने की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी और थोड़े समय में ड्राई सिटी में निस्संदेह कुछ लोग होंगे। इसलिए इस तरह की जगह होने से मिनोस को इस जगह को और अधिक आकर्षक बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिल सकती है। अंत में मिनोस ने इमारत में प्रवेश किया, सीधे शीर्ष मंजिल पर गए जहां रिफाइनिंग कमरे स्थित थे। इस मंजिल पर कीमियागरों को प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए 10 से अधिक कमरों के अलावा मुख्य हॉल था जहां कीमियागर गोलियों के एक बैच और दूसरे के उत्पादन के बीच आराम कर सकते थे। वहां सोफे, कुर्सियां, कुछ मेजें यहाँ वहां थीं और खेती के गद्दे भी थे। यह एक छोटे कैफेटेरिया जैसा था जिसके बगल में एक बड़ा लिविंग रूम था। इसमें बाथरूम और रसोई घर भी था, लेकिन यह अभी भी काम नहीं कर रहा था। यह एक साधारण जगह थी, लेकिन इस विभाग में कई पेशेवरों को प्राप्त करने के लिए इसमें एक बुनियादी संरचना थी। ये स्थान कीमिया विद्या के बारे में बातचीत के लिए भी उपयुक्त था, जिसमें ये पेशेवर एक दूसरे की शंकाओं का उत्तर दे सकते थे और इस पेशे के कनिष्ठों के साथ अपना ज्ञान साझा कर सकते थे। वैसे भी इस स्थान पर पहुंचने पर मिनोस देख सकते थे कि 2 कीमियागर इस समय अपनी गोलियां बना रहे थे। इस वजह से युवा स्टुअर्ट ने दोनों के काम पूरा होने तक इंतजार करने का फैसला किया। स्थानीय संप्रभु होने के बावजूद मिनोस में ये सोचने का अहंकार नहीं था कि सामान्य स्थिति की परवाह किए बिना लोगों को उसके पास जाना होगा या उसके लिए सर्वोत्तम तरीके से काम करना होगा। दोनों कीमियागर वर्तमान ड्राई सिटी में आध्यात्मिक गोलियों की बड़ी मांग की आपूर्ति नहीं कर सके, इसलिए युवा स्टुअर्ट इन दोनों का समय नहीं लेंगे जिससे वे उनके पास जाएंगे। इस प्रकार मिनोस ने स्वयं उन दोनों के पास आकर योद्धा श्रेणी चिकित्सा के इस विषय पर बात करने का निर्णय लिया, जिससे इन दोनों कीमियागरों का यथासंभव समय बचाया जा सके। अंततः लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद दोनों कीमियागर पहले से ही उन गोलियों का उत्पादन पूरा कर लेते हैं। दोनों पहले ही अपने कमरे से बाहर निकल चुके थे और बेहद थके हुए लग रहे थे। उनके कपड़ों पर पसीने के कई दाग थे और उनके चेहरे पर थकावट दिख रही थी। आखिरकार कीमिया आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर थी, जिसका मतलब था कि गोलियां बनाना युद्ध तकनीकों या यहाँ तक कि लड़ाई में प्रशिक्षण पर ऊर्जा खर्च करने से अलग नहीं था। ATOVLNext.com अपने शोधन कक्ष से बाहर निकलने पर दोनों कीमियागरों के शरीर पर एक औषधीय गंध थी जो पहले से ही उस स्थान के स्थान में व्याप्त थी। जब वे आराम करने के लिए बैठने लगे तो उन्होंने जल्द ही देखा कि वहां कोई और था जो उनका इंतजार कर रहा था। मिस्टर मिनोस, हमें नहीं पता था कि आप यहाँ आने वाले हैं। अगर हमें पता होता तो हमने पहले ही इसकी योजना बना ली होती। ओल्ड एड्रिक ने क्षमा मांगते हुए यह बात कही। मिनोस फिर मुस्कुराए और कहते हुए अपना सिर हिलाया। इसके बारे में चिंता मत करो। फिर उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से 7 रंग के फल वाला एक पौधा लिया और फिर उसे मेज पर उस तरफ रख दिया जहां वह बैठा था।
यह एक योद्धा श्रेणी की जंगली औषधि है जो मुझे क्रॉमवेल साम्राज्य की अपनी यात्रा के दौरान मिली। मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने समय का कुछ हिस्सा इसका अध्ययन करें और इसके लिए एक संस्कृति पद्धति विकसित करें। ये देखकर दोनों व्यक्ति तुरंत पौधे के पास पहुंचे और चमकती आंखों से उसे देखने लगे। ये फल, बीज और पूरे पौधे से युक्त एक औषधि थी। दोनों में से किसी ने भी इस स्तर की चिकित्सा पहले कभी नहीं देखी थी। ये देखकर डेविस ने अंततः अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगता है कि मैं 40 के स्तर तक पहुंचने के बाद ही ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन वह दूर नहीं है। हे, ये सही है। अभी के लिए केवल मैं ही इस सुंदरता के साथ खेल सकता हूँ। बूढ़े एड्रिक ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। वह पहले ही 40 के स्तर तक पहुंच चुका था, इसलिए वह पौधे की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। और एक अच्छे कीमियागर के रूप में उनके पास अन्य कृषकों की तुलना में इस पौधे में हेरफेर करने की बहुत तेज समझ थी। इस प्रकार वह निश्चित रूप से उस इंद्रधनुष फल की खेती की एक विधि विकसित कर सकता है जो मिनोस उनके लिए लाया था। मिनोस ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अलविदा कह दूंगा। मैं तुम दोनों की रिफाइनिंग में ज्यादा खलल नहीं डालना चाहता। कुछ शब्द कहने के बाद मिनोस और दोनों कीमियागर चले गए। डेविस के चले जाने से पहले दोनों कुछ देर तक मेज पर रखे पौधे और फल को देखते रहे और केवल एड्रिक को इसका विश्लेषण करने के लिए छोड़ दिया। डेविस को अभी भी 40 के स्तर तक पहुंचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी, इसलिए वह इस बिंदु पर मदद नहीं करेगा। वह केवल अपनी आध्यात्मिक गोलियां बनाना और अपनी ऊर्जा विकसित करना जारी रख सकता था ताकि वह जल्द से जल्द उस स्तर तक पहुंच सके। ... जबकि कीमियागर डेविस और एड्रिक ने उस शहर से कुछ दर्जन किलोमीटर दूर ड्राई सिटी के कीमिया गिल्ड में अपने मामले निपटाए, वहां एक गाड़ी आ रही थी जिसे साधना के तीसरे चरण से आध्यात्मिक जानवरों द्वारा खींचा जा रहा था। इस बग्घी में चांदी की चील का चिन्ह था, सिल्वा परिवार का प्रतीक। हम ड्राई सिटी में लगभग पहुंच चुके हैं, मिस सारा। दोनों में से एक आदमी ने खुश होते हुए कहा। डेरेल की मौत पर महीनों तक शोध करने के बाद वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन आखिरकार उन्हें सरल विचार आया कि इसे कैसे ठीक किया जाए, इस तरह से कि हर कोई जीत जाए। आइए देखें कि वह लड़का कैसे जी रहा है। हा, हम उस पीड़ा को समाप्त करने का उपकार करेंगे जिससे वह गुजर रहा होगा। गोरे आदमी ने हास्यास्पद ढंग से कहा, आइए इसे आगे बढ़ाएं। मैं जल्द से जल्द लाल घाटी लौटना चाहता हूँ। हम बहुत लंबे समय तक चले गए हैं। और इस तरह 3 लोगों का समूह तेजी से ड्राई सिटी के बाहरी इलाके में नवनिर्मित दीवार के पास पहुंचा। अध्याय 140 अलर्ट पर। जैसे ही वे ड्राई सिटी के पास पहुंचे, सिल्वा परिवार के 3 सदस्यों ने तुरंत एक दीवार को उनके करीब और करीब देखा। ये बहुत ऊंचा था और शहर के पूरे क्षेत्र को घेरे हुए था। असल में वे ये भी नहीं देख सके कि यह कहां से शुरू या खत्म हुआ। महान दीवार ने मिनोस शहर के अंदरूनी हिस्से को पूरी तरह से छिपा दिया, इस हद तक कि तीनों ने उस जगह के प्रवेश द्वारों में से केवल एक को ही देखा। वहां एक बेलनाकार इमारत वाला एक बड़ा स्टील का गेट था, जहां इस समय कुछ सैनिक गश्त कर रहे थे। जब उनमें से एक ने यह देखा तो उसने आश्चर्य भरी आवाज निकाली। फिर गोरे आदमी ने समूह के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की ओर देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछा, डेनिस, क्या ड्राई सिटी में पहले ऐसी दीवार थी? मैं इस शहर के अंदर कभी नहीं गया, इसलिए मैं संदेह में हूं। नहीं, पहले निश्चित रूप से ऐसी कोई चीज नहीं थी, और अगर थी भी तो यह कोई छोटी चीज होगी। यह इस स्तर तक नहीं पहुंचेगी, डेनिस ने कहा, क्योंकि उसके चेहरे पर सदमे के भाव थे। वह 30 साल पहले इस क्षेत्र से होकर अपनी एक यात्रा पर इस शहर से गुजर चुके थे। क्या ये समय बीत जाने के दौरान राजा ने इस स्थान पर दीवार बनाने का आदेश दिया था? उसने संदेहपूर्वक स्वयं से प्रश्न किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह इस जगह पर ऐसा कुछ नहीं करेगा। फिर उन्होंने क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा की जांच की और महसूस किया कि यह लगभग पहले की तरह ही कमजोर थी। इन 30 वर्षों में यहाँ क्या हुआ है? 30 साल। ध्यान दो, ये दीवार बिल्कुल नई लगती है। समूह का नेतृत्व करने वाली महिला ने कहा कि जैसे जैसे तीनों की गाड़ी वहां से आगे बढ़ती गई, यह उस मिनोस से संबंधित कुछ होना चाहिए। उसने खुद को बचाने के लिए ऐसा किया होगा। ये सुनकर समूह में मौजूद गोरा आदमी अचानक हंसने लगा। हा, क्या बेवकूफ़ है। यह आदमी वास्तव में इस गंदी जगह पर अपने कुछ क्रिस्टल बर्बाद कर रहा है। दिलचस्प, मैं देखना चाहता हूं कि वह इतनी ऊंची दीवार के पीछे क्या छिपाना चाहता है। सारा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। जैसे जैसे समूह निकट आया, वे काले मैदान में किए गए वृक्षारोपण को नहीं देख सके, क्योंकि इस क्षेत्र का भूभाग इन क्षेत्रों को छिपा देता था। जिस स्थान पर फसलें उग रही थीं वह ऐसे स्थान पर था जहां इलाके की ऊंचाई दृश्यता से समझौता कर रही थी। आखिरकार कोई मैदान कभी भी पूरी तरह समतल नहीं होता। अंततः आकाश से देखे जाने में सक्षम होने के अलावा संस्कृतियों के क्षेत्र केवल लंबी दूरी से ही दिखाई देते थे, यदि लोग एक विशिष्ट दिशा से आ रहे थे, शहर से आ रहे थे।
अन्यथा इन खेतों को जमीन से देखने के लिए किसी को इनके बहुत करीब होना होगा, जो सिल्वा परिवार के 3 जांचकर्ताओं के लिए मामला नहीं था। और चूंकि सिल्वा परिवार का समूह उस दिशा में नहीं आया था और उस स्थान के काफी करीब नहीं था, वे इस महत्वपूर्ण स्थान को नहीं देख सके। इस बीच उस प्रवेश द्वार पर चौकी पर जो सैनिक इस स्थान की तलाशी ले रहे थे, उन्होंने अंततः पश्चिम से एक गाड़ी को आते देखा। और जब सिपाहियों ने गाड़ी पर चांदी के चील का चिन्ह देखा तो उनमें से कई लोग पहले ही समझ गए थे कि ये लोग कौन थे। जल्दी से ध्वनि सरणी सक्रिय करें और हवेली और मुख्यालय को एक चेतावनी संकेत भेजें। सिल्वा परिवार के सदस्य आ रहे हैं। इस चौकी का नेतृत्व कर रहे सैनिकों में से एक ने इसे तत्काल करने के लिए जोर से चिल्लाया। मिनोस ने अपने सैनिकों को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सिल्वा परिवार ब्लैक प्लेन आर्मी का दुश्मन था। इस वजह से सेना के सभी सैनिकों को ये पहले से ही पता था कि इस दुश्मन सेना के सदस्यों की पहचान कैसे की जानी है। और जहां तक प्रश्न में ध्वनि सरणी का सवाल है, यह एक निम्न स्तरीय सरणी थी जो दूर से श्रव्य चेतावनियां उत्सर्जित कर सकती थी। ये हमेशा एक ही प्रकार की अन्य सरणियों के साथ मिलकर काम करता था, जहां एक पक्ष दूसरे को सचेत कर सकता था। इस दीवार के तैयार होने से पहले ही ब्लैक प्लेन आर्मी ने इन सरणियों को कोहेन परिवार के स्टोर से खरीद लिया था। आखिरकार चेकपॉइंट का होना बेकार होगा यदि उसे सुदृढ़ीकरण प्राप्त न हो या विशिष्ट खतरों के बारे में चेतावनी न दी जा सके। ... इस बीच ड्राई सिटी के मध्य भाग में एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर स्थित 2 इमारतों में अचानक तेज आवाज में अलार्म बजने लगा। नोबल नेक्स्ट कॉम वाह वाह। चेतावनी की आवाज़ें तब सुनाई दी जब अचानक मिनोस के मुख्यालय और हवेली में सभी ने अपना काम बंद कर दिया और अगल बगल देखते हुए अपना सिर ऊपर उठाया। उनमें से कई लोग जानते थे कि उस चिन्ह का क्या मतलब है। ये शहर के लिए एक आसन खतरा हो सकता है, इसलिए इस समय उपलब्ध सभी सैनिकों को मिनोस या जो भी शहर का प्रभारी था से उनके आदेश लेने के लिए तुरंत हवेली के सामने इकट्ठा होना चाहिए। जबकि मिनोस की सेना के नागरिक सदस्यों के चेहरों पर उलझन थी, उनमें से कई को नहीं पता था कि क्या हो सकता है। स्थानीय सरकार के मुख्यालय के फ्रीवे एवेन्यू पर तुरंत भीड़ जमा होने लगी। उसी समय मिनोस के कार्यालय में शहर के लिए कुछ योजनाएं बनाते समय वह इस समय अकेला था। जब उसने अचानक हवा में अलार्म की आवाज़ सुनी, वह अपने कार्यालय की खिड़की की ओर मुड़ा और शहर का दृश्य देखने लगा। क्या ये राज्य के कुलीन परिवारों में से एक है? वह सोचने लगा। सिल्वा परिवार के अलावा, जो पहले से ही उनका कट्टर दुश्मन था, ब्राउन साम्राज्य के अन्य कुलीन परिवारों को भी चेतावनी दी गई थी। आखिरकार अगर उनमें से किसी को पता चल गया कि यहाँ क्या हो रहा है, तो टकराव से बचना लगभग असंभव होगा। और जैसे ही ऐसा हुआ, ये पूरा क्षेत्र युद्ध का मैदान बनने से पहले की बात होगी। ऐसे कोई कुलीन परिवार नहीं थे जो परोपकारी हो या जिन्हें सत्ता की परवाह न हो। उनमें से कुछ लोग दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप किए बिना भी शांति से रह सकते थे, लेकिन ये कुछ ऐसा था जो केवल बराबरी वालों के बीच ही होता था। ब्लैक प्लेन को इस क्षेत्र में औसत भी नहीं माना जा सकता है, तो कोई शांतिप्रिय ताकत भी इस जगह को लालच की नज़र से देखेगी। वह मानव स्वभाव था। ताकतवर के पास सब कुछ हो सकता है, कमज़ोरों को किसी भी चीज़ का कोई अधिकार नहीं है। बेहतर होगा कि मैं कुछ सावधानियां बरतूं, चाहे कोई भी हो। अब जब आप यहाँ हैं तो आप इस शहर को जिंदा छोड़ सकते हैं। मिनोस ने ठंडी नज़र से इसके बारे में सोचा। अपनी खातिर युवा स्टुअर्ट ब्लैक प्लेन की स्थिरता को खतरे में डालने वाले किसी भी समूह को खत्म करने के लिए तैयार था। उसे बिना उचित कारण के हत्या करना पसंद नहीं था। फिर भी एक नेता को किसी भी खतरे को खत्म करते हुए अपने डोमेन की रक्षा सख्ती से करनी चाहिए। और मिनोस अनुभवहीन नहीं था। पश्चाताप और हम कुछ नहीं कहेंगे जैसी कोई चीज़ नहीं थी। किसी भी गवाह को खत्म करना पड़ा या भयानक चीज़ें हो सकती थीं। जूम। जब मिनोस को अचानक स्पेटियल साम्राज्य में टेलीपोर्ट किया गया तो उसके आसपास का स्थान थोड़ा कांप उठा। यदि शत्रु सेना उसकी क्षमता से कहीं अधिक मजबूत होती तो वह मालोमणि एमलिन को उसके स्थान पर छोड़ना चाहता था। वैसे भी जब उसे महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, एमलिन, जो बड़े घर के बगल में चुपचाप लेटी हुई थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली और देखा कि उसकी बेटी एलिसन के साथ खेल रही थी, जबकि युवाली कहीं और खेती कर रही थी। मिनोस के क्रॉमवेल साम्राज्य से लौटने के तुरंत बाद दोनों युवा अपने प्रशिक्षण पर लौट आए थे। वैसे भी इन दोनों के अलावा बटलर डिलियन भी इस जगह पर थे। वह जितना संभव हो सके उतनी खेती कर रहा था क्योंकि वह 50 के स्तर के और करीब पहुंच रहा था। अंत में एमलिन ने मिनोस को अपनी ओर आते देखा जब उसने अपनी 6 पूंछें तेजी से फड़फड़ाईं और उसकी ओर चल दी। उसे यह अजीब लगा कि यह युवक कुछ ही मिनट पहले अपना प्रशिक्षण समाप्त करके यहाँ वापस आ गया। और हाँ, वह पहले ही साधना के 6ठे चरण तक पहुंच चुकी थी, कुछ ऐसा जो केवल 2 दिन पहले ही हुआ था। अपनी उल्लेखनीय क्षमता के साथ एमलिन मिनोस द्वारा दी गई कई दवाएं खाने के बाद अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने में कामयाब रही थी। आध्यात्मिक जानवर इंसानों की तरह आध्यात्मिक क्रिस्टल का उपयोग नहीं कर सकते थे, इसलिए वे अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए आध्यात्मिक दवाओं और ऊर्जा से भरपूर खाद्य पदार्थों पर अधिक निर्भर थे।
निस्संदेह आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उनकी अधिक अनुकूलता के कारण जानवर इन संसाधनों को अवशोषित करने में मनुष्यों की तुलना में अधिक कुशल हो सकते हैं और उन्हें इन संसाधनों द्वारा छोड़ी गई कई अशुद्धियों से नहीं जूझना पड़ता क्योंकि उनके शरीर का इन वस्तुओं के साथ बहुत अधिक जुड़ाव होता है। अंत में मिनोस बटलर डिलियन के सामने पहुंचे, जो घर के सामने एक कुर्सी पर बैठे थे, जबकि 2 मीटर की बड़ी लोमड़ी वहां खड़ी थी, इस अनियमित यात्रा का कारण सुनने का इंतजार कर रही थी। हमारे शहर में एक आपातकालीन स्थिति है। अगर हम इसे अकेले नहीं संभाल सकते तो आप दोनों को अभी मेरे साथ आना होगा। युवा स्टुअर्ट ने अपने सामने दोनों को देखते हुए चिंतित होकर कहा। ऐसा हो सकता है कि अवांछित आगंतुक केवल कमजोर लोग थे, जैसे उस समय युवा डेरेल का समूह। यदि ऐसा है तो अकेले मिनोस ही उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त होंगे। हालांकि युवा स्टुअर्ट कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। शत्रु समूह उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकता है और वे एक भयानक स्थिति में पहुंच सकते हैं। इस मामले में उसे सैनिकों द्वारा घायल हुए लोगों को ठीक करने के लिए बटलर डिलियन को तैयार रहने की आवश्यकता होगी, जबकि एमलिन यदि आवश्यक हो तो दिन बचा सकता था। ये कहने के बाद उसने अपने सामने वाले दोनों के उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। तभी वह आगे बढ़ा और बड़े लोमड़ी के पंजे में से एक को पकड़ लिया, जबकि उसका दूसरा हाथ डिलियन के बाएं कंधे पर था। जूम।